So next topic is from chapter number 4 of DBMS, that is what? Normalization in DBMS. DBMS में normalization क्या है उसके बारे में हम देखेंगे. So normalization is one of the important topic of DBMS and उसमें हम एक टॉपिक देखेंगे जो कि होगा एनामलीज इन DBMS. फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक आएगा. Please pay your complete attention in this particular lecture because this is not simple and it contains many new terms. Okay, so anomalies का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम. क्या होता है? प्रॉब्लम. इजी है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत ईजी है. अगर आपका सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी. ओके, लेट मी टेक द पेन फर्स्ट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं क्या? रिडंडेंसी. क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? हाँ, रिडंडेंसी हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी. ओके, उसका दूसरा नाम क्या है? डुप्लीकेशन. बच्चों, जहाँ से आपका एंटीना छूटे ज़्यादातर तो आपका हाथ उठा देना, मैं वहाँ पे पहुँच करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँ. अगर आपको नहीं पता चल रहा है जस्ट रेज योर हैंड. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी. स्टूडेंट्स, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम मंदिर वगैरह में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो सिमिलर जो चप्पल शूज होते हैं हमारे एक्सचेंज हो गए होते हैं. वो जानबूझ के नहीं करता, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनके सेम कलर भी और उनका नंबर भी ना, मान लो 8 नंबर या 9 नंबर सेम है तो एक्सचेंज हो जाते हैं. कैन गेट एक्सचेंज. ये प्रॉब्लम हुआ क्यों? बिकॉज दे आर लुकिंग सिमिलर, दे आर लुकिंग डुप्लीकेट और रिडंडेंसी. तो रिडंडेंसी हमेशा एक प्रॉब्लम होता है. स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही क्लास में दो बच्चे होते हैं और क्लास भी सेम है, डिवीजन भी सेम है, और क्योंकि वो सेम स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो उनका एज भी जनरली क्या रहता है? सेम रहता है, और उनका नाम तो सब कुछ उसका सेम, राइट. तो बच्चों, अब मान लो कि आपने क्या किया, एक सेम रिकॉर्ड को डिलीट किया तो दूसरा सेम में डिलीट हो जाएगा, है ना. एक कॉलेज से निकला क्लास से तो आपने रिकॉर्ड डिलीट किया सेम का तो ये दोनों ही निकल गए. ओके, सो ऐसे इश्यूज होते हैं और उन इश्यूज के हम डिस्कस करेंगे. जब भी रिकॉर्ड्स में क्या होता है? रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन होता है, तब वहाँ पे इश्यूज होते हैं. उन इश्यूज को क्या कहा जाता है? एनोमली कहा. तो कितने टाइप के एनोमली हो सकते हैं? इंसर्शन करते वक्त हमने देखा था ना, टेबल बनने के बाद हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड को इंसर्ट करते, या तो कुछ अपडेट करते या तो कुछ डिलीट करते. तो कैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं? इंसर्ट एनोमली, डिलीट एनोमली एंड अपडेशन एनोमली. एनोमली का मतलब क्या? प्रॉब्लम या तो इश्यूज, बराबर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कि हम देखने वाले नॉर्मलाइजेशन. ओके, नॉर्मलाइजेशन का बच्चों काम है क्या है? ऐसे डुप्लीकेशन, ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे इश्यूज को क्या करना? निकालना. देखो बच्चों, रिडंडेंसी एक क्या है? दर्द है. उस दर्द का दवा क्या है? नॉर्मलाइजेशन. रिडंडेंसी क्या है? प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन, राइट. तो ये क्या करता है? देखो, नॉर्मलाइजेशन रिमूवल और रिडक्शन ऑफ डुप्लीकेट डेटा. या तो उसको रिमूव करता है डुप्लीकेशन को, या तो उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम कर देता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों दो सॉल्यूशन होता है ना. यस, उस प्रॉब्लम को क्या कर दो? पूरा दूर कर दो, या तो उसके जो इंटेंसिटी है उसको क्या कर दो? कम कर दो. तो नॉर्मलाइजेशन करता है. कौन से प्रॉब्लम को? तो डुप्लीकेशन का. क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी फ्रॉम ए टेबल. एक टेबल में से मिनिमाइज करना या तो उसको पूरा डिलीट कर देना, ये काम करता है. स्टूडेंट्स, इससे क्या हो सकता है? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीशन. ये जो प्रॉब्लम होता था इंसर्ट में, आप देखेंगे अभी आपको नहीं पता है, एग्जाम में आपको लिखना है इंसर्ट एनोमली. मतलब आपको पहले प्रॉब्लम दिखाना है कि अगर रिकॉर्ड अगर डुप्लीकेट है तो कैसे इंसर्ट करते वक्त प्रॉब्लम होगा. बच्चों, यहाँ पे हमारे माइंड में ये प्रॉब्लम क्रिएट करना है. ठीक है, आपको ऐसा सिनारियो दिखाना है टेबल लेके. देखो, ऐसा अगर टेबल होगा जिसमें डुप्लीकेट डेटा होगा, अगर आप इंसर्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, अगर आप इसमें अपडेट करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, अगर आप डिलीट करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगा. और उस प्रॉब्लम सारों का सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, तो पहले हम प्रॉब्लम्स को समझेंगे, फिर हम उसका सॉल्यूशन को लेंगे, राइट. तो लेट्स सी. हाँ बच्चों, ये एक सिंपल स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट एनोमली यहाँ पे दिखाया गया. देखो बस, देख रहे हो यहाँ पे एक टेबल है. टेबल का नाम क्या है बेटा? एम्प्लॉय. एम्प्लॉय में कितने कॉलम्स है? एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी. ये एम्प्लॉयज के नेम है. ये अलग अलग डिपार्टमेंट, केविन, माइकल, सैमुअल, माइकल, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, राइट. और उनकी सैलरी ऐसा है. मान लो कि बच्चों दो माइकल काम कर रहे और उनके एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी भी क्या है? सेम. लेकिन इनमें से एक माइकल जो क्या है, उसने अच्छा काम किया,
क्या काम किया? अच्छा, ये माइकल जो था यहाँ पे बच्चों, ये इसका मान लो इसकी सैलरी, इनको मुझे क्या करना, दोनों का सेम सैलरी था, राइट। लेकिन इसने क्या किया? अच्छा काम किया इस माइकल ने, तो उनके जो बॉस ने सोचा कि उसको मैं क्या देता हूँ, प्रमोशन देता। तो उसने ऐसा क्वेरी लिखेगा ना, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू, मान लो यहाँ पे हमें 25,000 कर देना, तो मैं क्या लिख दूंगा, 25,000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू माइकल। लेकिन बच्चों होगा क्या, ये भी हो जाएगा 25,000, तुम चाहते थे इसको दो, लेकिन क्योंकि सारे क्या सेम ही है, तो ये आपने मतलब ये इसको आपने 25,000 करना चाह रहे थे, लेकिन ये भी कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाएगा, अपडेट एनोमली। कौन सा एनोमली? प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है कि नहीं, इसलिए प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, एनोमली कहा जाता है। तो बच्चों ऐसा सिचुएशन, आपको ऐसा सिचुएशन लिखना पड़ेगा एग्जाम। ऐसा एक टेबल है, सब कुछ रो सेम है, हम इस माइकल के डेटा को सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या हो जा रहा है, ये भी बढ़ जा रहा है, इसे दैट्स व्हाई इट इज ए प्रॉब्लम एंड अपडेट एनोमली। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। हम नॉर्मलाइजेशन करके इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। हाँ, ये तो खाली इन जनरल बताया गया था। अब हम एक 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम आती है, इंसर्ट एनोमली, डिलीट एनोमली एंड अपडेशन एनोमली। यहाँ पे एग्जाम्पल को देखना, एग्जाम्पल को रिमेंबर रखना इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहले हम देखने वाले कौन सा एनोमली, इंसर्शन एनोमली। कौन सा एनोमली, इंसर्ट एनोमली। बच्चों देखो, एक टेबल है जिसपे ये क्या, एआईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी, नेम, उसकी एज कितना है, कौन से डिपार्टमेंट आईडी में काम कर रहा है, उसके डिपार्टमेंट का नेम क्या है, डिपार्टमेंट का आईडी भी हो सकता है, राइट। कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका हेड कौन है, डिपार्टमेंट का हेड कौन है, और डिपार्टमेंट का फोन नंबर कौन सा है। ये टेबल है, दिख रहा है। कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे, 2 रिकॉर्ड है, 2 लिखते पहले, और नेम सब दिया गया अलग अलग। बच्चों मान लो कि यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एक नया डिपार्टमेंट हमारे कंपनी में हम क्रिएट करना चाहते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट। अभी अभी जस्ट हमने क्रिएट किया है। अच्छा, क्रिएट करते ही थोड़ी एम्प्लॉयज कहीं आ जाएंगे, क्रिएट करते ही एम्प्लॉयज आ जाएंगे क्या, राइट। हाँ, तो बच्चों अभी अभी जस्ट हमने डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया है, तो एम्प्लॉय थोड़ी अभी आ जाएंगे तुरंत, हाँ, कुछ टाइम लगेगा, हम रिक्रूटमेंट करेंगे टाइम। लेकिन बच्चों इस टेबल में प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमने अगर ये नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया, उसका आईडी क्या दिया, 10 दिया, डिपार्टमेंट का नाम क्या दिया, प्रोडक्शन। हम ये कौन सा एनोमली देख रहे हैं, इंसर्शन एनोमली। उसका डिपार्टमेंट हेड इसको बनाया, उसका फोन नंबर दिया, लेकिन तुम्हारे पास अभी एम्प्लॉय है क्या करंटली, नहीं है, तो इसको तुम ब्लैंक नहीं रख सकते, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की कभी ब्लैंक होता है क्या? तो बच्चों आपको नया डिपार्टमेंट क्रिएट करने ही नहीं देगा। क्या नहीं करने देगा, नया डिपार्टमेंट हो क्रिएट ही करने नहीं देगा, क्योंकि तुम इसको ब्लैंक नहीं रख सकते। तो इसको बोलते कौन सा एनोमली, इंसर्ट एनोमली। तुम इंसर्ट करना चाहते हो, नया डिपार्टमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हो, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। You want to insert a new department, but you are unable to do. Okay? So इसको कौन सा क्या कहते हैं बेटा, कौन सा एनोमली कहते हैं, इंसर्शन एनोमली। याद रहेगा, सबको पता चल रहा है? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी के आपके क्या लिया है, एम्प्लॉय आईडी को लिया, राइट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, ओके मान लो कि बच्चों हमने क्या कर दिया, एक एम्प्लॉय आया, हमने इंसर्ट किया 10 प्रोडक्शन GHI, यहाँ पे कुछ भी ले लो, 10 प्रोडक्शन GHI, और उसका नंबर कुछ हमने 789 ले लिया। एक एम्प्लॉय मान लो आया, एम्प्लॉय आईडी 3 दिए, इसका GKL नाम दिया, और उसकी एज मान लो 25। ओके, सब कुछ बराबर था। हम देखने वाले कौन सा एनोमली, डिलीट एनोमली, बराबर। बच्चों अब मान लो कि हमारे पास डिपार्टमेंट भी था और क्या था, एक एम्प्लॉय भी काम कर रहा था उस डिपार्टमेंट में। अब आप सिर्फ डिलीट किसको करना चाहते हो, वो एम्प्लॉय चाहता है मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। कौन एम्प्लॉय जॉब छोड़ना चाह रहा है, एम्प्लॉय आईडी 3। तो आप एक क्वेरी लिखोगे ना, डिलीट क्वेरी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वेयर आईडी इक्वल टू 3। देखो बच्चों आपने डिलीट किया, ये तो पूरा रो डिलीट हो जाएगा ना, कि कितना बचेगा, खाली पूरा रो। बच्चों देखो, तुम नहीं डिलीट करना चाहते थे किसको, डिपार्टमेंट की डिटेल्स को, फिर भी डिपार्टमेंट की डिटेल भी डिलीट हो गया ना। तो ये भी प्रॉब्लम है ना, हम चाहते हैं किसको डिलीट करना, एम्प्लॉय को, लेकिन डिलीट कौन हो गया, डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी चले गए सारे। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, देखो क्या लिखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से किसने जॉब छोड़ दिया, XYZ कोई एम्प्लॉय था, इसका नाम हम XYZ ले लेते हैं, XYZ, इस ए नाम का एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, जॉब छोड़ दिया। तो हम उसको ये लिखेंगे क्वेरी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 3। लेकिन क्या कौन से डिटेल चले गए, ये जो डिपार्टमेंट के डिटेल्स थे वो हमने लॉस कर दिया। तो दैट इज द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द व्हिच एनोमली, डिलीट एनोमली, डिलीशन एनोमली।
समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट याद रखना जरूरी है, आपको ऐसा ही एग्जाम्पल लिखना है एग्जाम कि ये प्रॉब्लम होता है, ये था डेटा और हम यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हैं, बट क्या हो रहा है, हम डिलीट कर रहे हैं एम्प्लॉय की डिटेल, लेकिन कौन डिलीट हो गया, डिपार्टमेंट डिटेल चला गया. सो दिस इज ए प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द डिलीशन एनोमली. ओके, नेक्स्ट हम एनोमली कौन सा देखने वाले हैं, अपडेट. बच्चों एक्चुअली हमने अपडेट एनोमली पहले ही देख लिया, सेम वाला जिसका 20,000 दोनों का सेम इनकम था, लेकिन हम चाह रहे थे कि ऊपर वाले सेम को प्रमोशन दे, लेकिन कौन हो गया, नीचे वाला सेम भी हो गया. वो भी आप लिख सकते हो और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं. मान लो कि आगे जाके बच्चों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया, R&D डिपार्टमेंट में आया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आए. ओके बच्चों, आप चाहते हो कि R&D डिपार्टमेंट के हेड को क्या करें, KSI करके जो है ना, R&D डिपार्टमेंट का जो है हेड, दोनों में KSI था. कौन था, KSI. मान लो हाँ, अब आप KSI जगह पे किसका करना चाहते हो, MST. तो आपको हर एक जगह पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. मान लो कि यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड है R&D के, ऐसे अगर एक लाख रिकॉर्ड हो तो अब कितना अन्य से मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं. R&D डिपार्टमेंट का एक ही हेड था जिसका नाम क्या था, KSI. आपने खाली R&D डिपार्टमेंट के हेड को बदल के एक ही व्यक्ति को बदला, एक रिकॉर्ड को खाली बदला, KSI के जगह पे हम किसको लेंगे, MST. लेकिन कितना लाख रिकॉर्ड हमें बदलना पड़ा, 1 लाख रिकॉर्ड. जहां पे R&D जितने भी एम्प्लॉयज है R&D के, सबके जगह पे वहां पे उनके हेड किसको बदलना पड़ा, KSI जहां पे था सबके जहां पे क्या लिखना पड़ा, MST लिखना पड़ा. तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है ना. एक कोई अगर बच गया, रह गया तो फिर से इनकंसिस्टेंसी होगा ना, कहीं पे KSI दिख रहा है, कहीं पे MST दिख रहा है, राइट. अगर नहीं भी रहा तो भी एक इश्यू है, तुम्हें एक खाली बदला लेकिन तुम्हें कितने जगह पे, लाख जगह पे चेंज करना पड़ रहा है. यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड है ना, राइट. ये भी आप लिख सकते हो अपडेट एनोमली. या तो हमने जो पहले वाला डिस्कशन किया कि सेम का दोनों सेम थे और उनका सैलरी में चेंज हुआ, एक को बढ़ाना चाहते हो, साथ ही साथ दूसरा भी बदल गया. ये क्या हो गया, अपडेट एनोमली. समझ में आ गया बच्चों, एनोमली क्या होता है. अब मैंने क्या बोला, ये एनोमली मतलब होता है प्रॉब्लम. उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन का बच्चों क्या, डुप्लीकेट को हटाता है. कैसे डुप्लीकेट को हटा देगा, वो टेबल को डिवाइड कर देता है. क्या कर देता है बेटा, टेबल को डिवाइड करना मतलब डीकंपोज करना. क्या करना, तोड़ देना. एक टेबल जो बड़ा है ना, उसको क्या कर देगा, मल्टीपल 2 टेबल में डिवाइड कर देगा. डुप्लीकेट डेटा को तोड़ देगा, उसको बोलते हैं हम डीकंपोज कर देना. और वो कौन करता है, नॉर्मलाइजेशन करता है, जिससे ये सारे प्रॉब्लम्स वो जो चले जाते हैं. समझ में आया. लेट्स सी कैसे वो डीकंपोज करेगा. देखो ये टेबल को हमने बच्चों 2 टेबल में डिवाइड कर दिया, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट. सेम टेबल है, ये नॉर्मलाइजेशन हम कर दिया. देखो ये देख रहे हो यहाँ पे, हाँ बच्चों यहाँ पे बताओ तो मेरा एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है ना यहाँ पे, हाँ. डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है क्या, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है ना बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना. डिपार्टमेंट आईडी क्या है मेरा यहाँ पे, प्राइमरी की. अच्छा ये डिपार्टमेंट आईडी क्या है, फॉरेन की. इस प्राइमरी की का बच्चों हर एक प्राइमरी की का क्या हो सकता है, फॉरेन की हो सकता है. तो ये फॉरेन की ये है, क्योंकि देखो फॉरेन की रिपीट हो रहा है, फॉरेन की क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. एंड मोरओवर फॉरेन की बच्चों किससे होना चाहिए, इधर से होना चाहिए ना. 7, 10, 3 अगर 3 ही डिपार्टमेंट है तो 7, 10, 3 होना चाहिए, 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 तो डिपार्टमेंट का आईडी है ही नहीं. तुम बोल रहे हो मैं 15 नंबर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, वो कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ही नहीं, तुम बोल रहे हो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कैसे चलेगा, राइट. तो ये फॉरेन की है, ये प्राइमरी की. बच्चों देखो यहाँ पे इस टेबल को आपने 2 भाग में बांट दिया ना, देख रहे हो ना. यही इसको हमने ये यहाँ से यहाँ तक को बच्चों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ये सर नो, इस 4 कॉलम को यहाँ पे लिख दिया ना. बच्चों देखो ये जो अननेसेसरी रिपीट हो रहा था कि नहीं है ना. देखो ये रिपीट हो रहा है, डिपार्टमेंट आईडी 7 डिजाइन, ये रिकॉर्ड दोनों रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ये सर नो, रिडंडेंसी है. यहाँ से यहाँ ये रिकॉर्ड पूरा रिपीट हो रहा है ना. ये देखो ये जो लिखा है सेम लाइन. तो बच्चों ये देखो एक बार हो जाएगा ना, तुम खाली क्या लिखो, एक अलग कॉलम बना, टेबल बना दिया, कौन से नाम का, डिपार्टमेंट नाम का, उसका आईडी दे दिया 7 डिजाइन. और ये मतलब एक ही बार लिखना पड़ेगा ना. अभी ये 2 बार था, कितने बार लिखना पड़ेगा, एक ही बार. ये 2 बार था बच्चों. ऐसा अगर 5 एम्प्लॉय काम करता है R&D डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे 5 बार रिपीट होता है ना सेम डेटा, लेकिन यहाँ पे कितने बार होगा, एक ही बार होगा. समझ में आ रहा है. और एक एंट्री करते हैं R&D डिपार्टमेंट तो क्या आता, 7 आता. यहाँ पे कुछ लिखते हैं आप, यहाँ पे उसका एज लिखते हैं, लेकिन ये बच्चों सेम टू सेम आता है कि नहीं, क्योंकि R&D डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 3 है, और R&D है. यहाँ पे आप कुछ उसका डिपार्टमेंट आईडी भी सेम रहेगा, कैसे आई, और उसका जो टेलीफोन नंबर है वो भी क्या रहेगा, 555. तो ये रिपीट हो रहा है. अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो 10 के सेम डेटा रिपीट होगा. लेकिन बच्चों यहाँ पे अब होगा नहीं, तुम्हारे खाली एक एक्स्ट्रा ऐड होगा कि तुम्हारे एम्प्लॉय आईडी का कौन सा क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट आईडी. ये खाली डिपार्टमेंट आईडी रिपीट होगा, जैसे कि 10-10 है ना, वैसा रिपीट होगा, बाकी कुछ रिपीट नहीं होगा. यहाँ पे एक रिकॉर्ड रह गया है 6 नंबर वाला, राइट.
6 नंबर है क्या, तो 1 to 5 समझ में आया बच्चों। अब देखो इससे कैसे हम कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ऊपर जो 3 प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे कौन से इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एनोमली, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो खाली एक टेबल को 2 टेबल में ऐसा डिकम्पोज कर देने से। देखो बच्चों पहला हम देख रहे हैं कि इंसर्ट एनोमली, कौन सा एनोमली, इंसर्ट। अच्छा मैं क्या नया, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था इंसर्ट एनोमली में, क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मैं नया डिपार्टमेंट नहीं स्टार्ट कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हें कहाँ यहाँ पे कुछ करना है, तुम्हें कहाँ एंट्री मारना है, इस टेबल पे करना है ना। तुम्हें किससे लेना देना नहीं है, एम्प्लॉय टेबल से कोई लेना देना नहीं। तो तुमने 12 नंबर का डिपार्टमेंट आईडी नया क्रिएट किया, मार्केटिंग, उसका डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं। ओके, तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंसर्ट एनोमली। कौन सा सॉल्व हुआ, नेक्स्ट देखते हैं डिलीट एनोमली। बच्चों यहाँ पे कोई किसने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। एसएमजी नाम का कोई व्यक्ति था, यहाँ मान लो कि 5 नंबर में एसएमजी नाम का व्यक्ति था, राइट, जो कि कौन से 12 नंबर डिपार्टमेंट आईडी यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से काम कर रहा था, उसका एज था 25। बच्चों एसएमजी ने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, तो डिलीट कहाँ से करोगे, इसको थोड़ी डिलीट करना है। किसको डिलीट करेंगे, खाली इसको ही क्या लिखेंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 5, कौन सा डिलीट हो जाएगा, या तो ये एसएमजी डिलीट हो जाएगा ना। क्या ये डिपार्टमेंट डिलीट होगा, क्या नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, डिलीशन एनोमली। अपडेट एनोमली, तुम किसी का नाम को बच्चों कुछ चेंज करोगे, पीक्यूआर को एमपीआर, तो भाई या तो ये टेबल पे होगा या तो इस टेबल पे होगा, दोनों पे होगा नहीं, कोई इश्यू होगा नहीं, राइट। यहाँ पे हम कोई चेंज कर रहे हैं कोई भी डिटेल्स, तो एक पर्टिकुलर, क्योंकि वो दोनों डिवाइड हो गया है। ओके हाँ, और एक ही जगह पे करना पड़ेगा। देखा वहां पे क्या हो रहा था, इस टेबल में क्या हो रहा था, हर एक जगह पे करना पड़ता है कि नहीं। अरे यहाँ पे तुम खाली क्या करो, यहाँ पे किसी का हेड का नाम बदला कि ये मैं कैस आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, पीक्यूआर को एमपीआर कर दिया, डिजाइन का देखो पीक्यूआर होगा, यहाँ पीक्यूआर था ना, डिजाइन हेड, डिजाइन का हेड कौन था, पीक्यूआर, पीक्यूआर के जगह पे हमने क्या किया, एमपीआर। कितना यहाँ पे करना पड़ा, एक ही जगह पे, कितना यहाँ पे करना पड़ा, यहाँ पे बार बार करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कितने बार करना पड़ता है, जितना रिकॉर्ड होगा आरएनडी सभी में करना पड़ेगा, जितना डिजाइन में होंगे 50 एम्प्लॉय डिजाइन में होगा तो 50 बार डिपार्टमेंट हेड बदलना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आपका कितने बार में हो गया, एक ही बार में, खाली तुमने इधर बदल दिया। एमपीआर क्या था, पीक्यूआर था, उसके यहाँ पे क्या लिख दिया, एमपीआर लिख दिया। जो बच्चों देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉय टेबल में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हमको करने की जरूरत नहीं है बेटा। सो अपडेट एनोमली में पीक्यूआर को जगह पे आपने क्या लिखा, एमपीआर लिखा, तो हमें हर किसी रिकॉर्ड में अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अनलाइक इन द प्रीवियस केस। अंडरस्टूड। सो हमने कौन से तीनों एनोमली को सॉल्व कर दिए, अपडेट एनोमली, डिलीट एनोमली एंड इंसर्ट एनोमली, बाय सिंपली स्प्लिटिंग द टेबल या डीकंपोजिंग द बिग टेबल, डुप्लीकेट टेबल इनटू 2 टेबल। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत बार डेटा रिपीट हो रहा था कि नहीं, ऊपर यहाँ पे ये सब रिकॉर्ड और रिपीट हो रहा था सारे बच्चों। ये एग्जाम्पल को याद रखना 100% जरूरी है, इससे प्राइमरी की फॉरेन की का भी पता चल रहा है। और कैसे आपने ये नॉर्मलाइजेशन बच्चों खाली पूछा, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन पूछा, तो भी आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है बेटा, रिडंडेंसी को क्या करता है, रिमूव करता है या तो मिनिमाइज करता है। किसको, रिडंडेंसी। यहाँ पे रिडंडेंसी मिनिमाइज होगा कि नहीं, तुम्हारे बच्चों आरएनडी 2 बार आ रहा था प्रोडक्शन, 5 एम्प्लॉय आरएनडी में तो 5 बार आएगा, यहाँ पे कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। डिपार्टमेंट टेबल में एक ही बार आएगा कि नहीं, ओके। तो दैट्स हाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेरियस एनोमलीज एंड डीबीएमएस एंड हाउ दे गेट सॉल्व्ड यूजिंग नॉर्मलाइजेशन, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फंक्शनल डिपेंडेंस। नया टॉपिक क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंस। बच्चों हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, वैलिड फंक्शन, इनवैलिड फंक्शन, पता ना क्या फंक्शन में हम क्या करते हैं, हर एक आपका एक ही बाप होना चाहिए। यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, राइट। हमको पता है कौन से वैलिड फंक्शन से कौन से इनवैलिड फंक्शन है। मान लो 1 2 3 है और यहाँ पे ए बी सी है। बच्चों कौन सा अलाउड नहीं है बताओ मुझे, 1 से अगर ए भी आ रहा होगा, 1 से क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, तो एक ही आपके कितने बाप हो गए, ये अलाउड नहीं, ये कैसे अलाउड नहीं, बाकी हर केस अलाउड, राइट। यहाँ पे अगर बच्चों क्या हो 1 1 हो और यहाँ पे ए हो, इसका मतलब है कि सेट है, पता है ये सेट में होता है, 2 बार हो तो भी इसका मतलब क्या होता है, यही होता है 1 और ए होता है, ये सर नो, ये अलाउड है, 1 है क्योंकि 2 बार होगा तो उसका मतलब एक ही बार होता है। ओके, दिस इज नॉट एन इश्यू।
राइट, ये भी बच्चों अलाउड होता है। कौन सा 1 2 3 एंड ए बी, 1 भी किस पे जा रहा होगा, ए में जा रहा होगा, 2 भी कहाँ पे जा रहा होगा, ए में, ये भी अलाउड है ना, क्योंकि 2 आपका क्या हो सकता है, एक बाप हो सकता है। ये खाली ये वाला अलाउड नहीं है कि एक आपसे क्या हो रहा होगा, 2 बाप से। बच्चों यही तो है प्राइमरी की कंसेप्ट। की क्या बोलता है, अगर मेरा रोल नंबर 1 है, 1 से मतलब रोल नंबर 1 से एक ही स्टूडेंट को आइडेंटिफाई होना चाहिए, 2 स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। ये सर नो प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या है, एक से तुम्हारा यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, राइट। ओके, तो ओके, बट हियर फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिलेटेड टू, ये प्राइमरी की से रिलेटेड नहीं है, बट फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब हमने जो फंक्शन पढ़ा था वही फंक्शनल डिपेंडेंसी है, राइट। जो क्या कहना चाहता है, हर एक आपका क्या होना चाहिए, एक ही बाप होना चाहिए, राइट। यहाँ पे 1 है तो यहाँ से ए भी नहीं होना चाहिए, ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा बोलते हैं उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेट्स सी फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। कीज क्या होता है डेटाबेस में, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, नॉर्मल फॉर्म्स। हाँ बच्चों, हमने फंक्शन में पढ़ा है ना, एफ ऑफ ए टू बी, ए यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, बी क्या है, डिपेंडेंट है, ये सर नो। ए में बच्चों हम इनपुट डालते हैं यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे क्या आता है, फंक्शन में जाता है और क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। जैसे कि स्क्वायर ऑफ 5 क्या आता है, 25। स्क्वायर क्या है, फंक्शन है, 5 क्या है, तुम्हारा इनपुट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या आया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सर वी नो दिस, राइट। 5 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या है, 25 आया। ये बहुत सारे हम अलग अलग यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने वाले हैं, राइट। ये सारे नाम है अलग अलग जो कि बहुत ही डरावना लगते हैं पर है नहीं। हाँ बच्चों, मैंने अब हम सिंपली क्या करेंगे, वो चेक करेंगे कौन सा वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, कौन सा इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी, कौन सा वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, कौन से इनवैलिड फंक्शन। ये स्लाइड देखने के बाद आपको घबराहट जरूर होगी क्योंकि एकदम अजब गजब आ रहा है, राइट। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट बी विथ मी। बच्चों हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम कैसे ऐसे लेते हैं ना, 2, इसको आप एक कॉलम को एक ऐसा समझो और इस कॉलम को क्या समझो और एक समझो, राइट, आप और बाप। बच्चों देखो यहाँ पे हमको देखना है कि वैलिड फंक्शन है या नहीं है, राइट। इनवैलिड फंक्शन होने के लिए क्या होगा, एक ही 1 से क्या हो रहा है, 2 बार जा रहा होगा ना। देखो यहाँ पे 1 to abc, इसको आप ऐसा समझो, ये एक है और ये है। बच्चों ये वैलिड फंक्शन है ना, 1 से abc आ रहा है, 2 से def, 3 से gh है, 4 jk वैलिड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाएगा। और इस बच्चों a to b जो जाता है ना, इसको डिटरमिनेंट कहते हैं और इसको डिपेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, a को डिटरमिनेंट और b को डिपेंडेंट, क्योंकि उसके डिपेंड, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, करेक्ट है, राइट। यहाँ पे पढ़ा कैसे जाएगा, वैल्यू 2 डिटरमाइंस वैल्यू ऑफ df, वैल्यू ऑफ a के अंदर का जो 2 है b के अंदर को इसको डिटरमाइन करता है, df को a डिटरमाइंस b पढ़ा जाता है। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, a डिटरमाइंस b, हम a टेंड्स टू b पढ़ते थे, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, a डिटरमाइंस b, राइट। और ये वैलिड है। हाँ बच्चों क्या होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, सिंपल फंक्शनल हम जो पढ़ते थे वही इज ए कंस्टेंट, मतलब कंडीशन होता है दैट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन ऑफ ए टेबल। एक कॉलम से दूसरे कॉलम का रिलेशन बता रहा है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा शर्त कंडीशन है जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का रिलेशनशिप बताता है, राइट। हाँ यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट कह रहे हैं और इसको डिपेंडेंट कह रहे हैं, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है। ओके स्टूडेंट्स, सी यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट में रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये 4 कॉलम है, राइट। बच्चों हमारा रोल नंबर, जो रोल नंबर है, रोल नंबर को आप यहाँ पे एक ऐसा रखो और इसको ऐसा रखो। बच्चों क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है ना, देखो 2 को abc, 3 पिक, 4 बच्चों ये फंक्शन है ना, 4 xyz है और 5 भी क्या है, xyz है। ऐसा हो सकता है ना 4 and 5 हो लेकिन कॉमन एक ही को xyz को कर रहे हो, ये वैलिड है ना, ऐसा ना 2 रोल नंबर के सेम नाम हो सकता है ना, राइट, ये वैलिड है। ओके 5 xyz 6, हाँ तो ये क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है बेटा, स्टूडेंट नेम को डिटरमाइन कर रहा है, ऐसा ना। वैसे ही रोल नंबर 2 क्या, डिपार्टमेंट नेम, इसको स्किप कर दो, ये मान लो है ही नहीं। बच्चों 2 CS 3 IT 4 CS अलाउड है ना, 2 का भी देखो 2 और 4 दोनों किसको कर रहे हैं, CS को कर रहे हैं, अलाउड है कि नहीं, 2 हो सकता है ना, ये दो बच्चे हो सकता है, एक बाप हो सकता है, अलाउड क्या नहीं है, 2 ही क्या हो रहा होगा, CS हो रहा होगा, 2 से क्या आ रहा होगा, IT आ रहा होगा, ये अलाउड नहीं। एक आपके 2 बाप नहीं हो सकते, एक आपके 2 बाप नहीं हो सकते, राइट।
ओके ये बीच वाले को भूल जाओ। टू रोल नंबर से स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो गए, अब हम रोल नंबर से किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? डिपार्टमेंट नेम को। देखो सब आपको यूनिक मिल रहा है, 2 CS 3 IT 4 CS, बच्चों 2 और 4 दोनों CS हो सकते हैं, है ना। 5 IT 3 एंड 5 दोनों IT में, कोई इशू नहीं है, 2 बच्चे हैं एक बाप के, राइट। फिर क्या है 6 EC एंड 7 ME, ये भी वैलिड है, तो इसको भी हमने ब्रैकेट में डाल दिया, हाँ ये भी चलेगा। बच्चों आप देखो रोल नंबर टू डिपार्टमेंट बिल्डिंग, ये भी वैलिड है क्या? 2 A4 2 और 4 दोनों क्या है? बच्चों देखो सिंपल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? सारी यूनिक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यूनिक है, तब कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है कि क्या 3 में से 2 आ रहा होगा। हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं देखेगा कि ये जब यूनिक होगा ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ना, क्योंकि सब यूनिक है। प्रॉब्लम कब आता है? जब सेम ही होगा, 3 के लिए IT आएगा, 3 के लिए A4 आएगा और 3 के लिए क्या आएगा? A5 आएगा। यहाँ पे तो हमारा सब यूनिक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक वैलिड है रोल नंबर टू डिपार्टमेंट बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर से सारे कुछ को हम डिटरमाइन कर पा रहे, तो ये सब क्या कहा जाएगा? वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंस, राइट। बच्चों देखो ये वैलिड है कि नहीं? 1 है 2 भी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंस है, इधर इसलिए लिखा गया वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंस, राइट। हाँ बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ये सारा बता दिया, यहाँ पे कैसे इसका यहाँ से होता है। ओके नेक्स्ट बच्चों, क्या हम डिपार्टमेंट नेम टू डिपार्टमेंट बिल्डिंग कह सकते हैं वैलिड? देखो डिपार्टमेंट नेम और ये डिपार्टमेंट बिल्डिंग, देखो CS से क्या आ रहा है? A4 आ रहा है, CS A4 सेम है तो कोई इशू नहीं। IT A3 आ रहा है, सेम है, इशू नहीं है। EC B2 ME B2 कोई इशू नहीं है ना। EC भी क्या हो रहा है? ये दोनों का एक ही बाप हो सकता है ना, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंस। इनवैलिड कब होगा बेटा? जब IT तुम्हारा IT में से A3 आ रहा होगा, फिर से IT में से क्या हो जाए? A4 हो जाए। हाँ क्या मतलब IT डिपार्टमेंट में कभी A बिल्डिंग में देख A3 बिल्डिंग में है, तो कभी कहाँ पे A4 बिल्डिंग में, ये अलाउड नहीं है, राइट। तो ये बच्चों इनवैलिड होता है। अच्छा ये वाला वैलिड है ना बेटा? ये एग्जांपल अलग दे रहा है, नीचे का अलग एग्जांपल दे रहा है, 2 एग्जांपल दे रहा है। ये वैलिड है, मैंने क्या कहा था? सेम होगा तो कोई इश्यू नहीं, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंस, राइट। अब बच्चों देखो डिपार्टमेंट नेम टू डिपार्टमेंट बिल्डिंग, ये तो हमने देख लिया ना, डिपार्टमेंट नेम टू डिपार्टमेंट बिल्डिंग क्या है? वैलिड है। यहाँ पे देखा हमने डिपार्टमेंट नेम टू डिपार्टमेंट बिल्डिंग क्या है? वैलिड एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। बच्चों फंक्शन वाला चैप्टर है, फंक्शन में हम जो करते थे वही है, हर एक आपका क्या होना पड़ेगा? एक ही बाप होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम बच्चों इसको, जैसे हम यहाँ पे सेट है, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, C D ऐसा जो हम लोग यहाँ पे रखते थे, ऐसा A और B, ये वहाँ पे क्या है? आपके कॉलम से तब होता था सेट होता था, अब क्या है? कॉलम है, कॉलम के नेम और कुछ नहीं। अच्छा बच्चों ये वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है ना। कहाँ पे जा रहे हैं? 1 2 दोनों कहाँ पे जा रहे हैं? A में जा रहे हैं, वो दोनों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 बच्चों का एक कॉमन बाप हो सकता है, तो वैलिड है। ओके बच्चों स्टूडेंट नेम टू डिपार्टमेंट नेम, ये चेक करो तो स्टूडेंट नेम टू डिपार्टमेंट ABC CS कोई इशू नहीं, PQR IT इशू नहीं। बच्चों देखो यहाँ पे इशू हो गया कि नहीं? XYZ है, एक बार CS में जा रहा है, एक बार IT में जा रहा है। बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड देखना, अगर यहाँ पे सारे यूनिक है तो कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सारे यूनिक है ना। रिपीट होगा तो यहाँ पे देखो जब रिपीट हो रहा है तब चेक करना, अगर यहाँ पे रिपीट हो रहा है और यहाँ पे दोनों अलग आ गए, दोनों सेम आए तो कोई इशू नहीं, दोनों CS हो तो यहाँ पे अलग आ गए, तो ये कौन सा है? इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंस। यानी स्टूडेंट नेम टू डिपार्टमेंट नेम ऐसा आप नहीं लिख सकते, ये कौन सा क्या आएगा? इसलिए इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंस। फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखना आ जाएगा 2 कॉलम के बीच में, वैलिड है या इनवैलिड है, राइट। ये से इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंस बराबर, क्योंकि XYZ से CS भी आ रहा है, XYZ एक ही है, लेकिन एक बार CS आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है? IT आ रहा है। सो दिस इज नॉट ए वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि देखो यहाँ पे लिखा है 1 है, 1 ही है, वहां से A आ रहा है, वहीं से क्या आ रहा है? B आ रहा है, तो ये दिस इज नॉट इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो पता चल गया फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब कुछ भी नहीं, हम लोग जो फंक्शन लिखते थे वही है, वहां पे हम A to B लिखते थे, B to C लिखते थे, यहाँ पे क्या है? कोई कॉलम का नाम यूज होता है, राइट। ओके सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्या था? ये अपने नॉर्मल हम लोग जो फंक्शन देखते थे सेम था, फंक्शनल डिपेंडेंसी, नाम भी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर की डिपेंडेंसी। यहाँ पे जो AB था, यहाँ पे खाली कॉलम का नाम था, राइट। अब बच्चों फंक्शनल डिपेंडेंसी के हम कुछ टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ। पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी का टाइप है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब ट्रिवियल का मतलब होता है नॉन इंपॉर्टेंट,
कैसा होता है? नॉन इंपॉर्टेंट। मैं बोलूंगा ये ट्रिवियल क्वेश्चन लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? नॉन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं होना, राइट। बच्चों देखो, अगर मैं कहता हूँ एम्प्लॉय आईडी और नेम दोनों मिलके किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? नेम को। क्या कौन कौन मिलके? एम्प्लॉय आईडी, कॉमन नेम, ये दोनों मिलके किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? नेम को। तो ये क्या कहा जाएगा? इसे ट्रिवियल, इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्यों? क्योंकि देखो ये जो नेम है उसके सबसेट ही है ना, ये दोनों के बीच का है, उसका कोई जरूरी नहीं था। लाइक सुपर की एक का खाली अलग से एम्प्लॉय आईडी कर सकता था, तुमने ऑटोमेटिक इसको अननेसेसरी किसको ऐड किया? नेम को, राइट। तो इसको कहा जाता है ट्रिवियल। ट्रिवियल का नाम है क्या? ट्रिवियल का मतलब क्या होता है बेटा? नॉन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं हो, मतलब ज्यादा खास नहीं हो। वो भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये गलत नहीं है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल नहीं रहा, चेक करोगे नहीं, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो है ही, लेकिन क्या है? ये ट्रिवियल है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट है। कब होगा? जब जो डिपेंडेंट होगा किसका सबसेट होगा? ए का सबसेट होगा, राइट। इसको हम बोलते हैं कौन सा डिपेंडेंसी? ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम देखेंगे बच्चे कौन सा? नॉन ट्रिवियल। हम इंटरेस्टेड किस में है? नॉन ट्रिवियल में। नॉन ट्रिवियल में बच्चों देखो क्या एज इसका सबसेट है क्या? एज इसमें है क्या? तो डिपेंडेंट अगर किसका ना सबसेट ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखो यहाँ पे एज कॉलम है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंड नेम है, ये दोनों अलग है और ये अलग है। जबकि वहां पे क्या था? एम्प्लॉय आईडी नेम, ये कौन था? यहाँ पे नेम था। नेम किसका सबसेट है? लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, समझ में आ गया? नॉन ट्रिवियल एंड ट्रिवियल। अच्छा, अगर बच्चों मैं ऐसा लिख रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी टू नेम, एम्प्लॉय आईडी टू एज, ये भी नॉन ट्रिवियल है ना? नॉन ट्रिवियल का मतलब बच्चों इंपॉर्टेंट, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या? इंपॉर्टेंट। बच्चों ये बराबर है ना? एम्प्लॉय आईडी टू नेम ये नॉन ट्रिवियल है ना, क्योंकि ये उसका सबसेट थोड़ी है। सबसेट है क्या? एज क्या इसका सबसेट है? अलग है दोनों, ओके। तो ये सारे क्या है? नॉन ट्रिवियल। और ये वैलिड है ना बच्चों? एम्प्लॉय आईडी टू नेम वैलिड है ना? एम्प्लॉय आईडी में सब देखो यूनिक है, एम्प्लॉय आईडी में सब यूनिक होगा, लेफ्ट हैंड साइड यूनिक है, तो यहाँ पे वो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा ही होगा, राइट। अब बच्चों हम चेक करने वाले दूसरा दो टाइप हमने देख लिया एफडी के। कौन सा? ट्रिवियल एफडी एंड नॉन ट्रिवियल एफडी। ट्रिवियल मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, उसका सबसेट होगा किसका? डिटरमिनेंट का, राइट। हाँ, अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का टाइप, जिसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। कौन सा डिपेंडेंसी? मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए टू बी सी, ए टू क्या हो? ए टू बी सी हो, ऐसा एक कॉलम है, और बी भी और सी भी क्या है? एक कॉलम है। ए से आप बी सी आ रहा है, राइट। अगर बी टू सी एंड सी टू बी ऐसा अगर आपको मिले तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी कहेंगे। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से बच्चों नेम एंड एज मिल रहा है ना? एम्प्लॉय आईडी देखो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? एम्प्लॉय आईडी। ये यूनिकली आइडेंटिफाई किसको कर रहा है? नेम और एज को कर रहा है, राइट। नेम एंड एज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अब देखो नेम से एज हो रहा है क्या? चेक करो, नेम से एज एक्स वाई जेड, नेम से एज एक्स वाई जेड 54। ये बच्चों ये सारे क्या है? यूनिक है कि नहीं? यूनिक होगा तो होगा ही। एज भी सारे यूनिक है क्या? अच्छा, एबीसी है यहाँ पे। हाँ बच्चों देखो, एक ही एबीसी के लिए क्या आ गया? 28 आ गया, और एक ही एबीसी के लिए क्या आ गया? 35 आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे एबीसी 28 है, एबीसी 35 है, राइट। तो ये कौन सा? ये नेम एंड एज क्या नहीं हुआ? सेटिस्फाई नहीं हुआ। वैसे ही सी टू भी देखेंगे बेटा, उल्टा देखना है। सी टू भी मतलब कहाँ से देखना है? एज टू नेम। यहाँ बच्चों कुछ रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट हो रहे हैं? 25 रिपीट हो रहा है ना? लेकिन वही एक ही 25 के लिए एक बार आरएसटी आ रहा है और एक बार एमएनओ आ रहा है, ये तो इनवैलिड हुआ ना, है ना? क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ देखना है? इधर से यहाँ देखना है। एक ही 25 के लिए क्या आ रहा है? एक बार आ रहा है तुम्हारा एमएनओ और एक बार क्या आ रहा है? आरएसटी। तो ये भी होल्ड नहीं कर रहा है, राइट। ओके, ना तो ये होल्ड कर रहा है ना तो ये होल्ड कर रहा है। ओके, सो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ये दिस इज योर मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब बच्चों क्या होता है कि ए टू बी सी हो लेकिन बी टू सी नहीं होना चाहिए, और सी टू बी इन आपस में फंक्शनल डिपेंडेंसी होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा आपको डिपेंडेंसी मिले तो हम उसको क्या कहेंगे? मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या हो? ए टू कुछ बी सी हो, बट किसके बीच में संबंध ना हो? बी टू सी में ना हो और सी टू बी में ना हो। ऐसा अगर हम देखने में मिले तो हम उसको क्या कहेंगे? मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पे देख रहा है एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी टू नेम एज अलाउड है, बट अंदर अलाउड नहीं है, राइट। नेक्स्ट बच्चों हम देखने वाले कौन सा? ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। कौन सा डिपेंडेंसी? ट्रांजिटिव फंक्शनल। बच्चों कुछ
कुछ नेता लोग होते हैं, छात्र नेता, जो क्या करते हैं, मान लो कि पहले क्या, मान लो अमित शाह का बर्थडे, किसका बर्थडे है, अमित शाह जी का बर्थडे, तो वो बंदा क्या करेगा, स्टेटस में क्या लगाएंगे, ऐसा एक व्यक्ति का फोटो लगाएंगे, राइट, जो अमित शाह का क्या हो, करीब हो, अमित शाह के साथ इसका फोटो है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहला स्टेटस में फोटो किसका होगा, ए और बी का, मतलब तुम छात्र नेता हो, छात्र नेता किसके साथ फोटो होगा उसका, बी के साथ, तो एक स्टेटस में लगाएगा ए बी का फोटो लगाएगा और एक स्टेटस में क्या लगाएगा, बी सी का, क्योंकि ये बंदा किससे मिला हुआ है, तो ये दिखाना चाहेगा कि मेरे अमित शाह तक पहचान है। समझ में आया, ए बी का एक फोटो, फिर बी सी का एक फोटो, फिर हैप्पी बर्थडे अमित शाह। ओके, सो समझ में आ गया बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ए से बी संबंधित है, बी से सी, इसका मतलब ए से सी संबंधित, ट्रांजिशन बोलते हैं, राइट, ए टू बी, बी टू सी, दैट मींस ए टू सी, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंस। देखो अगर ए टू बी वैलिड है, बी टू सी वैलिड है, तो ए टू सी को भी क्या कहा जाएगा, वैलिड कहा जाएगा। बच्चों यहाँ भले ए टू सी नहीं दिखाया गया है, आप खुद लिख भी सकते हो, ए टू सी एक एफडी नहीं दिया गया था, लेकिन आप लिख सकते हो क्योंकि ए टू बी है और बी टू सी है, ये डिराइव्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप क्या लिख सकते हो, ए टू सी भी लिख सकते हो, राइट। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, देखो एम्प्लॉय आईडी टू डिपार्टमेंट नेम में संबंध है क्या, एम्प्लॉय आईडी टू डिपार्टमेंट नेम, देखो ये एम्प्लॉय आईडी है और ये क्या है, डिपार्टमेंट नेम। बच्चों देखो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड यूनिक हो तो ये वैलिड हो जाता है कि नहीं, तो ये वैलिड है। डिपार्टमेंट नेम टू डिपार्टमेंट बिल्डिंग, बच्चों डिपार्टमेंट नेम में सारा यूनिक है कि नहीं, तो डिपार्टमेंट बिल्डिंग में ये भी क्या है, वैलिड है, तो हम ये भी कह सकते हैं ये दोनों, क्योंकि ए टू बी है, बी टू सी है, तो हम इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी टू बी डिपार्टमेंट बिल्डिंग लिख सकते हैं, ये तुमने नया डिराइव कर दिया। तो ऐसे डिपेंडेंसी को बच्चों ये वाले को क्या कहते हैं, ये जो आया ना इसको हम बोलते हैं कौन सा डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। समझ में आया, ए टू बी पता था आपको, बी टू सी भी है, दैट मींस यू कैन राइट ए न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट इज ए टू सी, राइट, और उसको कहा जाता है कौन सा डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव एफडी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंस। क्या क्या देखा हमने, पहले देखा ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, फिर अभी हमने देखा ट्रांजिटिव, मल्टी वैल्यूड ए टू बी सी हो बट बी टू सी और सी टू बी ना हो। अब आ रहा है बच्चों फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंस, मतलब देखो वो बोल रहा है कि भाई ए बी सी तीनों के ऊपर वो फुल्ली डिपेंड होना पड़ेगा डी को। बच्चों कौन सा वाला पता, कैंडिडेट की टाइप वाला, सुपर की वाला नहीं, मतलब तीनों मिलके डी को डिटरमाइन करे, कोई उसका प्रॉपर सबसेट, बच्चों पता है ना हमने सबसेट पढ़े ना, सेट थ्योरी में क्या आता है, प्रॉपर सबसेट ए बी सी के सारे सब ए बी सी, ए बी बी सी, ऐसी सारे, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट किसको डिटरमाइन ना कर पाए, डी को अकेला डिटरमाइन ना कर दे, तीनों मिलेंगे तभी डी को डिटरमाइन करेंगे। बच्चों कुछ होते हैं ना जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, तीन लोग का जॉइंट अकाउंट है एबीसी, तीनों मिलेंगे तभी क्या खुलेगा उस अकाउंट का, मतलब वो दरवाजा खुलेगा, तीनों का फिंगरप्रिंट जाएगा एक साथ, तो ये क्या होगा, दो कोई भी तीन में से कोई दो मिलकर करे, अकेला करे तो खुलेगा नहीं। तो बच्चों ये कौन सा, फुल्ली फंक्शनली डिपेंड, अगर इनका कोई प्रॉपर सेट को आप अलग निकालो तो उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, किसको, डी को, तीनों मिलेंगे तभी क्या होगा, डी डिटरमाइन होगा। ऐसा अगर संबंध हमें देखने को मिले तो हम उसको क्या कहेंगे, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंस। समझ में आया, ओके। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे बच्चों ये इसको हम क्या कहेंगे, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंस कहेंगे क्या, देखो ये दोनों को बच्चों मिला के करो। अब देखो ये ए में ये दोनों है कंबाइंड है, क्योंकि इसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, दो कॉलम जब मिलके क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की। बच्चों क्योंकि देखो ना यहाँ पे स्टूडेंट आईडी यूनिक है क्या, नहीं है, तो अकेला प्राइमरी की बन सकता है, नहीं बन सकता। इन दोनों देखो, लेकिन स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी दोनों अगर मिल जाए तो दोनों यूनिक बन जाते हैं। देखो 1A 1B यूनिक है ना, 1C 2A 2B 2C, ये यूनिक बन रहे, दोनों मिलके यूनिक बन रहे, राइट। हाँ, और बच्चों ये दोनों और ये दोनों यूनिक है, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पूरा यूनिक हो गया ना, तो ये मार्क्स को डिटरमाइन कर लेंगे, राइट। बच्चों मेन तो क्या है, जब ए बी लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर सारे यूनिक है तो डिटरमाइन किसको भी कर लेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कब आता है, जब एक में से क्या आ रहा होगा, दो आ रहा होगा, तो एक तो होगा नहीं क्योंकि ये अलग है दोनों, राइट। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या कहा जाएगा, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि खाली स्टूडेंट आईडी से तुम किसको नहीं कर पाओगे, मार्क्स को नहीं कर पाओगे, खाली कोर्स आईडी से किसको नहीं कर पाओगे, मार्क्स को नहीं कर पाओगे, उसका सबसेट से नहीं होगा ना, ये दोनों मिलेंगे तभी क्या बनेगा, तुम्हारा मार्क्स आएगा। बच्चों देखो खाली तुम कर पाओगे, देखो बी से खाली मैं मान लो कोर्स आईडी से करना चाह रहा हूँ, देखो बी से 82 भी है और बी से 81 भी है ना, बी से 82 भी है, एक ही बी है, वहां से क्या आ रहा है 82 भी आ रहा है और 81 आ रहा है, अलाउड नहीं, तो ये दोनों चलेंगे नहीं, कोर्स आईडी टू मार्क वाला चलेगा नहीं। अब बोलोगे भाई स्टूडेंट आईडी टू कोर्स आईडी, ये वाला चेक करो, स्टूडेंट आईडी टू सॉरी मार्क्स, स्टूडेंट आईडी टू मार्क्स क्यों नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि 1 से 87 भी आ रहा है और 1 से 82 भी आ रहा है,
एक ही 1 है, एक बार 87 आ रहा है, एक बार 82 आ रहा है, एक बार 91 आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, सो ये भी अलाउड नहीं है, तो दोनों मिलेंगे तभी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंस, राइट। ओके, यहाँ पे स्पाइक हो रहा है ना, सो नेक्स्ट इज तो देखा स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट आईडी टू मार्क्स और कोर्स आईडी टू मार्क्स क्या कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इसे फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंस। ओके, तो यहाँ बच्चों हमने ये सारा चीजें देखा, देख लो एक बार लिस्ट बराबर है, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, मल्टी वैल्यूड, ट्रांजिटिव एंड फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंस, ये हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बात करी। बच्चों अब हम नॉर्मलाइजेशन देखने वाले हैं। हाँ, और कुछ डिपेंडेंसी है जो जिसका नाम है, और एक डिपेंडेंसी रह गया था जिसका नाम क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी। कैसा डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके बच्चों, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, यहाँ पे हम एग्जाम, यहाँ पे टेबल पे नहीं ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अगर हमको पता चले कि 4 कॉलम थे ए बी सी डी, कितने कॉलम थे, 4 कॉलम। ए बी मिलके बच्चों किसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं, ए बी मिलके किसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं, डी। बच्चों इसका क्या, इसका मतलब ए बी प्राइमरी की है क्या, नहीं, क्योंकि प्राइमरी की क्या होता है, सबको डिटरमाइन करना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या देखा, बी अकेला किसको डिटरमाइन कर दे रहा है, सी को, तो सी भी कवर हो गया, तो दोनों मिलेंगे तो किसको कवर कर लेंगे, देखो ए बी ने डी को कवर किया था, ए बी मिलकर किसको कवर किया था, डी को, और बी ने किसको कर दिया है, सी को, तो और ए बी तो खुद है ही, ए बी तो ए बी है ही, तो बच्चों चारों कवर हो गया। इसका मतलब ए बी तुम्हारा क्या करा जाएगा, इससे कैंडिडेट की, यानी वो प्राइमरी की बनने के लिए क्या है, एलिजिबल, हम उसको प्राइमरी की ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा हम उसको ऐसा लिखते हैं, ए बी प्लस क्लोजर बोलते हैं उसको, ए बी प्लस, इसका मतलब ये दोनों मिलके सारे कॉलम्स को ला सकते हैं, ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, सारे कॉलम्स को ला सकते हैं। पता चला कैसे लिखा गया, ये ए बी टू डी था ही, लेकिन बी भी क्या कर रहा है, आपने चेक किया, बी टू सी भी सही है, दैट मीन्स ए बी से क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा, ये दिया गया है। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, एक टाइप पढ़ना चाह रहे हैं जिसका नाम है क्या, और एक टाइप जिसका नाम क्या है, पार्शियल डिपेंडेंस। क्या पढ़ना चाह रहे हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो होता क्या है पार्शियल डिपेंडेंसी, वो समझते हैं। बच्चों यहाँ पे कैंडिडेट की क्या बना, ए और बी दोनों मिलके बने कि नहीं, कैंडिडेट की क्या बना, ए और बी दोनों कॉलम मिलके कैंडिडेट के बने, तो उसके जो घटक है, घटक मतलब फैक्टर्स है, उनको क्या कहा जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट मतलब क्या, क्योंकि उन एट्रीब्यूट को मिलाने से क्या हो रहा है, तुम्हारा प्राइमरी की बन रहा है। बच्चों प्राइम एट्रीब्यूट का इसका मतलब ये नहीं कि ओनली ए एक प्राइमरी की है, बी एक प्राइमरी की, नो, ए बी दोनों मिलके प्राइमरी की। बच्चों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन है, सी डी, क्योंकि उसका कैंडिडेट की में वो है ही नहीं, अंडरस्टूड। ओके बच्चों, तो ये लिखने के बाद हमको जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल फंक्शनल, पीएफडी क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। अगर बच्चों आपको ऐसा दिखे कि कोई अगर प्राइम एट्रीब्यूट किसको डिटरमाइन कर रहा हो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अकेला कोई प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अगर क्या कर रहा हो, आइडेंटिफाई कर रहा हो, डिटरमाइन कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैसे डिपेंडेंसी को कहा जाता है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंस। क्योंकि इसका कोई पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की क्या है बेटा, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की अगर क्या किसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर दे, तो हम उसको क्या कहा जाता है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपने देखा ना कि क्या एक प्रॉब्लम हो रहा था ना, बी किसको डिटरमाइन कर रहा था, बी किसको डिटरमाइन कर रहा, सी को, बी किसको डिटरमाइन कर रहा था, सी। तो बेटा बी क्या है, पार्ट ऑफ द प्राइम एट्रीब्यूट, एक प्राइम एट्रीब्यूट है, बी एक प्राइम एट्रीब्यूट है, किसको डिटरमाइन कर रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। तो ऐसा अगर आपको क्या दिखे, एफडी दिखे, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखे, तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्शियल फंक्शनल। पार्शियल क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बने थे, कैंडिडेट के बने थे, प्राइमरी के बने थे, लेकिन उसका एक पार्ट किसको डिटरमाइन कर रहा है और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर दे रहा है। तो इसकी वजह से ऐसे डिपेंडेंसी को क्या कहा जाता है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। समझ में आया बच्चों। और हम क्या कह सकते हैं, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, आप बोलो प्राइम एट्रीब्यूट बोलो या तो क्या बोलो, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, ए बी का पार्ट था ना, पूरा ही नहीं, तो उसका एक पार्ट ने क्या किया और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, पार्शियल डिपेंडेंसी कहा जाता है। देखो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की लिखा है ना, बी क्या है, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की था, किसको डिटरमाइन कर दिया, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी को,
ओके, ऐसा अगर डिपेंडेंसी होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। बच्चों ए बी अगर दोनों मिलकर डी को डिटरमाइन करे तो कोई इश्यू नहीं है, ए बी अगर दोनों मिलकर सी को डिटरमाइन करे तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ए बी पूरा फुल कैंडिडेट की है ना। लेकिन खाली ए अगर सी को डिटरमाइन कर ले ये अलाउड नहीं है, खाली ए अगर डी को डिटरमाइन कर दे ये अलाउड नहीं है, खाली बी अगर सी को तो ये अलाउड नहीं है, खाली बी और डी करे ये अलाउड नहीं। मतलब क्या, ये सारे क्या बन जाएंगे, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बन जाएगी। समझ में आ गया? यस बच्चों, पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या है डेफिनेशन, अकर्स व्हेन ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर सबसेट और वी कैन से दैट पार्ट ऑफ द कैंडिडेट, राइट। यानी बच्चों और एक एग्जांपल हम अगर लेंगे, कैसे हम इसको बच्चों फाइंड करेंगे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को, पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, कैंडिडेट की देखना पड़ेगा। ओके, उसमें से आपको प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अलग करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अलग किया ना, ए बी क्या है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, सी डी क्या है हमारा नॉन प्राइम। फिर हमें देखना पड़ेगा क्या कोई ऐसा तो नहीं है ना कि इसका कोई पार्ट है, पार्ट है बी जो किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को कर दे रहा है, तो ये भी अलाउड नहीं, मतलब अलाउड नहीं मतलब ये क्या हो जाएगा, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगा। या तो बच्चा और क्या हो सकता है बताओ तो, क्या क्या हो सकता है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए टू डी। क्यों अलाउड नहीं है, मतलब ए टू डी क्यों पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि पार्ट है, पार्ट हो गई, ये क्या है बेटा, अच्छा ऐसा लिखा हो तो ए टू बी, ये बच्चों पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है प्राइम एट्रीब्यूट, दोनों ही क्या है, एक साइड पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की होना पड़ेगा और एक साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना पड़ेगा। ऐसा अगर होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके बच्चों, सारे हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर हो गए। मैं और क्या यहाँ पे अगर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के, मान लो कि बच्चों ऐसा दिया है कि ए बी सी मिलके क्या कर रहे हैं, ए बी सी हमारे कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की तीनों मिलके बने ए बी सी, यानी प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा बेटा, ए कॉमा बी कॉमा सी। मान लो कि यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तुम्हारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन है, डी ई है। तो बेटा अगर ऐसा लिखा है बी टू ए लिखा है, क्या ये अलाउड है, ये मतलब ये किस में आ जाएगा, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में आ जाएगा, क्योंकि इसका एक पार्ट है ना, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है और किसको डिटरमाइन कर रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। अगर बच्चों ऐसा लिखा है ए सी, ये मिलके क्या कर रहे हैं, डी को कर रहे हैं, ये अलाउड है बेटा, अलाउड है क्या, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी इसको पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाएगा, यस और नो, यस, क्योंकि ये इसका पार्ट ही है ना, तीनों मिलेंगे तब बनेंगे कैंडिडेट की, ये पार्ट है उसका, ऐसी क्या है, एबीसी का पार्ट है ना, उसने क्या कर दिया, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर दिया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहेंगे। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, अब खाली 4 टॉपिक बाकी रहा, 4 टॉपिक मतलब छोटे छोटे 4 टॉपिक, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और एक बीसीएन है, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पहले हमने किसके बाद देखा, एनोमलीज के बाद देखा, फिर हमने बात देखा क्या, फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स, और ये एफडी के जो टाइप्स है यहाँ पे यूज होने वाला, इसीलिए आपको टाइप्स पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो पहला हम देखने वाले कौन सा नॉर्मल फॉर्म बच्चों, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बच्चों जितना हम नॉर्मल फॉर्म आगे बढ़ाएंगे ना, उतना हमारा टेबल में से क्या निकलेगा, डुप्लीकेट निकलेगा। अगर आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मतलब थोड़े डुप्लीकेट निकले, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाओगे तो और डुप्लीकेशन निकलेंगे, थर्ड में जाओगे तो और डुप्लीकेशन निकलेंगे, मतलब जो डुप्लीकेशन डेटा है वो निकलते जाएगा, राइट। तो हम देखते हैं पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ओके बच्चों, हमने देखा था सॉल्यूशन क्या था, ये था ना, अगर रिडंडेंट डेटा है उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, इंसर्ट अपडेट डिलीशन इश्यू रहता है, उसका सॉल्यूशन, इसको हम एनोमलीज बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन बच्चों ये लेवल से, नॉर्मलाइजेशन के क्या है, लेवल से। तो पहला लेवल हम जाने वाले कौन सा नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट। जैसा आगे आगे जाओगे उतना क्या घटते जाएगा, रिडंडेंसी घटते जाएंगे, डुप्लीकेट घटते जाएंगे। तो यहाँ पे 4 टॉपिक हम देखने वाले, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड बीसीएन, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो पहले हम देखने वाले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो बच्चों कब हम कहेंगे कि ये टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, कब हम कहेंगे कि टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो लेट्स सी, पहला हम देखने वाले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, राइट। हाँ, यहाँ बच्चों फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखने के लिए टेबल को कब हम कहेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, अगर उसके अंदर क्या ना हो, मस्ट नॉट कंटेन कंपोजिट एट्रीब्यूट, उसके अंदर क्या नहीं होना पड़ेगा, कोई भी कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना पड़ेगा, और ना तो उसके अंदर क्या होना पड़ेगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर कोई टेबल है जिसके अंदर ना तो कंपोजिट एट्रीब्यूट है ना तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो टेबल किस में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो टेबल रिलेशन किस में नहीं है,
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। आपको पता है बच्चों कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? कंपोजिट का क्या बोलते बता दो। जैसे कि नेम, नेम में बच्चों क्या आता है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर खाली आपने नेम लिखा तो क्या कहा जाए? कंपोजिट एट्रीब्यूट। बच्चों मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आपको मैंने बताया। लैंग्वेज नोन, आपको लैंग्वेज नोन आपके मल्टीपल है कि नहीं? इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तो ये क्या कहा जाएगा? से मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब टेबल प्रेजेंट हो टेबल में तो हम उसको क्या नहीं कहेंगे? उसको हम कहेंगे नहीं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। समझ में आ गया? टेबल से क्या निकालना पड़ेगा हमें? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को निकालना पड़ेगा और किसको निकालना पड़ेगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, देखो तो पहला कंडीशन क्या है बेटा? मस्ट नॉट कंटेन व्हाट? कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके बच्चों, इट इज एन एट्रीब्यूट व्हिच कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू पार्ट्स। जैसे एड्रेस है, एड्रेस बच्चों कंपोजिट एट्रीब्यूट है। नेम भी क्या है? क्योंकि नेम का 3 पार्ट हो सकता है। एड्रेस में बच्चों हो सकता है स्ट्रीट, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, पिन कोड। तो ये सारे क्या है? तो हमें अगर नेम दिया हो तो आपको इस 3 में तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको एड्रेस दिया है तो आपको ये 5 में तोड़ना पड़ेगा, राइट? नहीं तोड़ोगे, अगर ऐसे ही रहने दोगे तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, राइट? ओके बच्चों, सेकंड क्या है? मल्टीपल। इट इज एन एट्रीब्यूट व्हिच कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर सिंगल एंटिटी। एक ही व्यक्ति, उसके मोबाइल नंबर मल्टीपल हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति उस बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है। तो ये सारे क्या कहा जाएंगे? MVA मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये दोनों नहीं होने चाहिए। किसमें? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अगर टेबल में दोनों है तो आप बोलोगे दिस इज नॉट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बच्चों जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए पहले उसको किस में होना पड़ेगा? फर्स्ट। तो सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड पास होना पड़ेगा। MCA करने के लिए पहले BCA करना जरूरी है, राइट? ओके बच्चों देखो, नो लिखा गया। क्यों नो लिखा गया? उसमें क्यों यस लिखा गया बताओ? उसमें नो क्यों लिखा गया और इसमें यस क्यों लिखा गया? क्या यहाँ पे ये नेम में बच्चों एक ही जगह पे लिख दिया गया ना? ये कौन सा एट्रीब्यूट है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। और ये देखो मोबाइल नंबर, आज सुबह मैंने बात किया था कि आप कभी भी क्या लिखते हैं? एक ही सेल में मल्टीपल चीजों को कॉमा कॉमा करके नहीं लिखते, नहीं तो सर्चिंग सॉर्टिंग करने में आपको दिक्कत होगा, राइट? तो बच्चों देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको अगर हम क्या कर दें, इसको फर्स्ट नंबर फॉर्म में है कि नहीं? क्योंकि आपने उस नेम को किसमें डिवाइड कर दिया? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और मोबाइल नंबर को बच्चों किसमें डिवाइड कर दिया? मोबाइल नंबर 1 2 था, इसलिए आपने लिख दिया अल्टरनेट मोबाइल नंबर। बच्चों देखो, इसका नहीं है दूसरा, तो इस पर क्या लिख दिया हमने? नल लिख दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? क्यों है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में? बिकॉज इट डजंट कंटेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके बच्चों देखो, हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट के साथ क्या किया? नेम को 3 में डिवाइड कर दिया और ये एड्रेस को हमने क्या किया? सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? आप कंपोजिट को सिंपल एट्रीब्यूट में डिवाइड कर रहे हो। कंपोजिट को किस में डिवाइड कर दिया? सिंपल एट्रीब्यूट। ओके बच्चों, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट का सॉल्यूशन था। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का बच्चों क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का एक सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे 2 2 2 है, तो आपके साथ 2 बार लिखो। मोबाइल नंबर है 2 बार अलग अलग लिख दो बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मान लो किसी के पास 4 मोबाइल नंबर हो तो एक का 4 आएगा, लेकिन बाकी सब में नल आएगा ना। एक बोले मेरे पास 10 मोबाइल नंबर है, टेलीफोन डायरी पूरा 10 मोबाइल नंबर लेके बैठा, सिम कार्ड वाला, तो एक का 10 आएगा, लेकिन बाकी सबका क्या आएगा? 2 आगे बाद नल 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 नल। तो प्रॉब्लम है ना। और आपका क्या हो रहा है? स्पेस अननेसेसरी डुप्लीकेट बढ़ रहा है, नल वैल्यूज बहुत ज्यादा है, राइट? तो इसके वजह से बच्चों हम ये भी सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे देखो किसका 3 है, हाँ 3 है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। नल बढ़ रहा है ना, खाली एक बंदे का 3 है, तो इसके लिए सबका जो 2 वाले सबका क्या आ रहा है? नल आ रहा है। अगर बच्चों एक ही बंदे का कितना हो? 10 मोबाइल नंबर हो, तो बाकी सबका क्या आएगा? नल नल है। और तुम्हें नया नया कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा ना। अनदर 1 मोर मोबाइल नंबर, 2 मोर मोबाइल नंबर, 3 मोर। कहाँ तक दोगे कॉलम का नाम? टेबल क्रिएट टेबल करने के बाद कितना डिफिकल्ट होगा? क्रिएट टेबल नेम, ये 1 मोर मोबाइल नंबर, 2 मोर मोबाइल नंबर, 3 मोर 20 मोर मोबाइल नंबर, ऐसा कहाँ तक लिखे हुए? समझ में आएगा नहीं बच्चों? कल को उठ के बोला मेरा और एक मोबाइल नंबर आ गया है, तो राइट। तो बच्चों इसीलिए ये वाला भी सॉल्यूशन नहीं है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का। हम सॉल्यूशन देखो बच्चों किस तरह से देंगे? इस तरह से देंगे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कैसे सॉल्यूशन देंगे बच्चों? ये सही सॉल्यूशन है कि नहीं? ये वाला के जगह पे आप ऐसा कर दो, क्या लिखो बच्चों? हम इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है ना, डिवाइड कर दो। टेबल प्रॉब्लम कर रहा है, उसको तोड़ दो। 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, दोनों को अलग कर दो। बार बार झगड़े कर रहे हैं तो क्या है? नॉर्मलाइज कर दो उनको, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दो, राइट? तो देखो बच्चों, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इसके अंदर था कि नहीं? है ना। इसका सॉल्यूशन बच्चों इस साइड वाला है, ये दोनों मिलके इसको हमने 2 टेबल में डिवाइड कर दिया। किस टेबल को? ये वाले टेबल को। बच्चों देखो, आईडी और नेम को हमने एक में डाल दिया,
आईडी और नेम को हमने एक किस में डाल दिया, एक टेबल बना दिया, और दूसरा और एक टेबल बनाया जिसके अंदर बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, बच्चों ये आईडी अलग आईडी, ये इसको हम लिख देते कुछ वाई आईडी, या तो टी आईडी टेलीफोन आईडी, मोबाइल नंबर ये वाला था तुम्हारा कौन सा आईडी है, ये बच्चों एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी ये वाला तुम्हारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी, राइट। बच्चों देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, 1 2 3 4 5 एम्प्लॉय आईडी थे, उनका नाम था ये, और तुमने और एक आईडी बनाया ये टेलीफोन आईडी, टी आईडी टेलीफोन आईडी। बच्चों ये एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की है ना, कौन सी, किसको रिफर कर रहा है, इसको रिफर कर रहा है, ये सर नो। बच्चों देखो अब तुम जितना मोबाइल नंबर लाओ कोई नहीं, एक खाली एंट्री पड़ेगा, ये सर नो, नल चला गया ना। देखो ये टेलीफोन आईडी, ये बच्चों ये अलग सा है टेलीफोन आईडी करके, और एक तुमने इस टेबल के लिए प्राइमरी की बनाया, लेकिन ये एम्प्लॉय आईडी किसको रिफर कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखो मतलब इसका मतलब क्या है बेटा कि जो एम्प्लॉय आईडी 1 है, ये दोनों 1 है ना, तो यानी ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी 1 के 2 मोबाइल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी 2 के कितने मोबाइल नंबर है, 2 है, 4 के कितने मोबाइल नंबर है, 3। बच्चों कल को उठ के एम्प्लॉय नंबर 4 और एक मोबाइल नंबर लाएगा तो खाली यहाँ पे एक एंट्री पड़ेगा ना, तुम नया एंट्री कर दो 11th, उसका मोबाइल नंबर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दो 4 लिख दोगे, हाँ, और एक लेके आ गया तो 12th, उसका मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पे 4 लिख दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। नल नल किसको टेंशन नहीं, किससे सॉल्व हुआ, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या, डिकम्पोज, टेबल को तोड़ दो, प्रॉब्लम हो रहा है तोड़ दो। बोला कि भाई 3 भाई थे, 2 भाई थे, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, तोड़ दिया, दोनों को अलग कर दिया। अब बोले उन घर के बीच झगड़ा हो रहा है, वो भाई उधर गए फिर भी पत्नी के साथ झगड़ा, उनका बस ब्रेकअप करा दो, डिवोर्स करवा दो, उधर भी तोड़ दो। तो क्या कौन करता है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का काम क्या, प्रॉब्लम हो रहा है, रिडंडेंसी डुप्लीकेशन है, तोड़ दो। समझ में आया। तो जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में के लिए हमने क्या देखा, 2 सॉल्यूशन। क्या होना, कब बोलेंगे हम टेबल नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, जब उसके ना उस टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो ना तो कंपोजिट। पहले कंपोजिट एट्रीब्यूट हो तो तोड़ दो उसको, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो ऐसा अलग कर दो, क्योंकि बच्चों नल वाला प्रॉब्लम आएगा, राइट। कितना आप लिखोगे, लैंग्वेज नेम किसको 10 लैंग्वेज आता हो तो बाकी सबका नल रखोगे, उससे बेटर क्या करो, उसको ब्रेक कर दो। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ। सो ये कौन सा एक, हाँ बच्चों, what to do if टेबल इज नॉट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो लेके आओ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो किस में आओ, लेके आओ। पहले क्या करोगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट, फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये दोनों होगा तो इसको क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे, राइट। देखो वो लिखा है हाउ टू कन्वर्ट ए टेबल इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ओके, ये हमने देखा, मतलब इस अभी तक हमने क्या देखा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है और कैसे कन्वर्ट करें, देखा ना। कैसे कन्वर्ट किया हमने, टेबल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, कंपोजिट एट्रीब्यूट तो छोटा छोटा कर दिया, नेम को हमने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कर दिया, राइट। ओके, अब क्या आ रहा है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। बच्चों सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए मैंने क्या कहा, सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। मतलब उसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। और बच्चों पहला कंडीशन है, क्या कंडीशन है बच्चों, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए 2 कंडीशन है, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, नो कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, पहले तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, टेबल मस्ट नॉट कंटेन पार्शियल डिपेंडेंसी, टेबल के अंदर कौन सी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लुक एट मी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और नया क्या है रिक्वायरमेंट, उसके अंदर कौन सा नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे भाई है तो क्या करो, तोड़ दो, 2 में डिवाइड कर दो, सिंपल है। फिर बच्चों थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है बताएं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो क्या करो, तोड़ डालो। समझ में आया, दैट इज ओके। देखो बच्चों, अगर कुछ ऐसा टेबल दिया है तो बच्चों ये इसको पहले आपको बोलेगा, यहाँ देखो बच्चों ये है, आपको बोला यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो सकता है, क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही नहीं है। आपको अगर पूछा है क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, 2 क्वेश्चन आ सकता है बेटा, क्या पूछा जाएगा, क्या है, दूसरा टाइप इसको कन्वर्ट करो, नहीं है तो कन्वर्ट करो, तो ये है ही नहीं, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो कहाँ से होगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, राइट। बच्चों हमको पता है ऐसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अभी हमने देखा, अगर बच्चों ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्या ये भी नहीं है बच्चों, क्यों नहीं, ये कौन सा एट्रीब्यूट कंटेन कर रहा है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ना। एक बंदा 3 कोर्स कर रहा है, इसको आप कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 में से डिवाइड कर सकते हैं, ओके।
बच्चों यहाँ पे देखो नेम क्या है, नेम क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, नेम को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ऐसा आप तोड़ दो। ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी, राइट बच्चों। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एड्रेस क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, उसको तोड़ना पड़ेगा। यस ये भी हमने देख चुके हैं, खाली रिवीजन है कि तो बच्चों टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्यों, क्योंकि ना तो इसके अंदर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, ना तो इसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट है, राइट। ओके कंडीशन 2 में जाते हैं बेटा। कंडीशन 1 रिवीजन था, कंडीशन 1 क्या था कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। कंडीशन 2 इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। बच्चों अभी हमने देखा था पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसके अंदर हमने देखा था अगर ए बी तुम्हारा क्या हो, ए बी दोनों मिलके किसको डिटरमाइन कर रहे होंगे, सी डी को डिटरमाइन कर रहे होंगे। मतलब ए बी ने कसमें खाया था कि हम दोनों क्या है, कैंडिडेट की है, हम दोनों मिलके उनको, लेकिन अलग से बी जाके क्या कर रहा है, सी को डिटरमाइन कर दे रहा है। हाँ उन्होंने बोला था हम दोनों मिलके ही सी डी को लेके आएंगे, ए बी मिलके सी डी को लाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बी अकेला जाके सी को लेके आ जा रहा है, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि बोला था कि कसमें खाया था हम दोनों मिलके, लेकिन ये पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट किसको डिटरमाइन कर दिया, सीडी को नहीं, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। अगर बच्चों बी सीडी भी सही है, बी ऐसे अगर बच्चों डी भी आ जाए तो भी क्या है, तो भी क्या कहा जाएगा, बी टू डी भी, ये भी अलाउड नहीं है क्या, क्योंकि ये भी क्या है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। क्यों बच्चों बी टू सी डी भी अलाउड है क्या, नहीं है, बी टू सी डी भी अलाउड नहीं है। ओके बच्चों एक्चुअली बी टू सी डी भी क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पार्ट ऑफ द, ये प्राइम एट्रीब्यूट है और ये क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो दीज आर नॉट अलाउड। ऐसा होगा तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कौन सा डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की लेफ्ट हैंड साइड में हो और वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को राइट हैंड साइड में अगर ऐसा कर दे रहा है, उसको तोड़ डालो, राइट। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बच्चों क्या यहाँ पे है क्या वैसा, ओके लेट्स सी। बच्चों देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, खाली स्टूडेंट आईडी प्राइमरी के बनने के लिए कैपेबल है क्या, है क्या, क्या हम लिख सकते हैं स्टूडेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ बच्चों 1 से IoT भी जा रहा है और 1 से AI भी जा रहा है, 1 से IoT भी जा रहा है, 1 से, ये अलाउड है ना, 1 से 2 चीज जाए। बच्चों क्या खाली कोर्स आईडी कैपेबल है क्या प्राइमरी के बनने के लिए, क्यों नहीं है, देखो IoT 750 से बच्चों यस खाली कोर्स आईडी से कोर्स फीस निकल जाएगा, प्राइमरी के बन जाएगा कोर्स आईडी के लिए, लेकिन बच्चों कोर्स आईडी से हम स्टूडेंट आईडी का जोड़ जा सकते हैं क्या, प्राइमरी के बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, कोर्स आईडी इसको भी डिटरमाइन करना पड़ेगा और कोर्स आईडी स्टूडेंट आईडी को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो जो नहीं हो रहा देखो IoT से 1 भी आ रहा है और IoT से 2 भी आ रहा है, IoT से 3 भी आ रहा है, तो कोर्स आईडी अकेला कौन क्या बनने में सक्षम नहीं है, प्राइमरी के बनने में सक्षम, ना तो स्टूडेंट आईडी, लेकिन बच्चों दोनों मिल जाए तो बच्चों यूनिक हो जा रहा है ना, 1 IoT 2 IoT 3 IoT 1 AI 2 AI 3 AI, तो इसीलिए हमने दोनों को मिला के देखो बोला है ओनली स्टूडेंट आईडी कैपेबल नहीं है, ओनली कोर्स आईडी ना तो ओनली कोर्स भी कैपेबल है, कोर्स भी कैपेबल नहीं है ना, क्योंकि 750 है, एक ही 750 से 1 भी आ रहा है 2 आ रहा है, हाँ एक ही 750 से IoT भी आ रहा है, तो ये तीनों अकेले कैपेबल नहीं है क्या बनने के लिए, प्राइमरी के बनने के लिए। बच्चों अगर हम दोनों को कंबाइन कर ले तो क्या बन जाता है, प्राइमरी के बन जाता है, क्योंकि उन दोनों कंबाइन हो गए तो वो दो तो आएंगे ही, और साथ में कोर्स भी को बच्चों यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं, राइट। तो बच्चों हम कह सकते हैं मेरा प्राइम एट्रीब्यूट कौन है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, और कोर्स भी क्या है मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्यों, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्राइमरी की नहीं है, कैंडिडेट की नहीं। इतना समझ में आ रहा है सबको। लेकिन बच्चों अब हम देखते हैं क्या देखेंगे कि क्या ऐसा नहीं ना कि कोर्स भी किसी एक को आइडेंटिफाई कर दे रहा है, कोर्स भी बच्चों कर रहा है। यहाँ पे देखो 752 सॉरी कोर्स, यहाँ से अगर कोई पार्ट अगर इसको कर दे तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऐसा पार्ट ऑफ द ये हो और इसको क्या कर दो आइडेंटिफाई कर रहा है। बच्चों स्टूडेंट आईडी टू कोर्स भी हो जा रहा है क्या, देखो तो स्टूडेंट आईडी टू कोर्स भी 1 752, हाँ 1 का भी एक ही 1 है, लेकिन क्या आ रहा है, हाँ दोनों को मिलाएंगे तो हमने कर लिया ना, यहाँ स्टूडेंट आईडी को और किसको, कोर्स आईडी को मिला के हमने क्या कर दिया, इनको कर दिया, राइट। बच्चों देखो यहाँ पे कोर्स आईडी और कोर्स फी के बीच में संबंध है, कोर्स आईडी और कोर्स फी में बच्चों है, देखो खाली कोर्स आईडी और खाली कोर्स फी में है ना, क्योंकि देखो IoT 750 है और AI 880 है, ये सर नो
कोर्स आईडी और कोर्स पी में। बच्चों वही तो है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, यस और नो? क्योंकि ये पार्ट किसको कर रहा है, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की एक किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली कोर्स आईडी और ये इन दोनों के बीच में है कि नहीं संबंध? क्योंकि देखो IoT क्या है, खाली दो ही है, IoT 750 एंड AI 880 वैलिड है, वैलिड है कि नहीं? लेकिन बच्चों इसको ही तो हम कहते हैं कौन सा, पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों? क्योंकि देखो क्या बोला, दोनों मिलके जाएंगे तभी लेके आएंगे, लेकिन ये अकेला उधर से निकल के भी क्या कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसलिए ये कौन सा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं। क्या करना है, उन दोनों को तोड़ देना, मतलब कोर्स आईडी कोर्स फी को अलग टेबल बना देंगे। बोले तुम भाग रहे थे ना, जैसे मंदिर में छुपके छुपके कहीं कुछ कर रहे हो तो बोले तुम दोनों का शादी करवा देते, तो ऐसे क्या किसका शादी कर देंगे, किसका शादी कर देंगे, कोर्स आईडी और कोर्स, भाई तुम दोनों का चल रहा है, तुम अलग हो जाओ, राइट? तो कोर्स आईडी और कोर्स फी को क्या कर दिए, अलग कर दिए, राइट? सो यहाँ पे बच्चों ओके, एज ए कैंडिडेट की इफ ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइंड बाय ए पार्ट, क्या लिखा है बेटा, पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइंड बाय ए पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट ने किसको डिटरमाइन कर दिया, पार्ट, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, एक प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर दिया, राइट? इसको हम बोलते हैं ये अलाउड नहीं है। देखो कैसे तोड़ देंगे, तोड़ दिया गया बच्चों, देखो किसको तोड़ दिया गया, कोर्स आईडी कोर्स फी को डिटरमाइन कर रहा था ना, बोल जाओ अलग हो जाओ, और यहाँ पे कौन बचा, स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी, खाली तुम दोनों इन दोनों को क्या कर दिए, अलग। बच्चों आप बोलोगे भाई यहाँ पे कोर्स आईडी को क्यों रखा, भाई इनको तो कुछ खाली स्टूडेंट आईडी कॉलम एक टेबल में एक ही कॉलम थोड़ी रखोगे, करेगा क्या बेचारा, इनके बीच में कोई रिलेशन तो होना पड़ेगा, नहीं तो बेटा तुम कैसे पता चला होगा, खाली अगर आप स्टूडेंट आईडी बोलोगे भाई ये दोनों का आपने अलग किया है तो इसको अकेला रखो, कोई मतलब नहीं बेटा, पता कैसे चलेगा स्टूडेंट आईडी ने कौन सा कोर्स लिया है, हाँ पता ही नहीं चलेगा ना, खाली स्टूडेंट का नाम रख के क्या फायदा है, एनरोलमेंट नंबर, यहाँ से पता चल रहा है ना। देखो 1 ने क्या लिया है, IoT लिया, और IoT का फीस कितना है 750, राइट? ये स्टूडेंट आईडी 1 ने ऑलरेडी और भी क्या लिया हुआ है, AI, और उस AI का फीस क्या है 880, सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना बच्चों, ये भी जरूरी है। टेबल को तोड़ते वक्त ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाए, क्या उसको बोलते हैं बेटा लॉसी डिकम्पोजिशन, क्या बोलते हैं, लॉसी डिकम्पोज किया लेकिन उससे क्या हो गया, लॉस हो गया। और एक आता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन, लॉसलेस का मतलब क्या, कि तुमने ऐसा तोड़ा कि अगर वहां से फिर से डेटा सब नहीं लेगा, कोई भी डेटा हमारा मिस होगा नहीं, तो उसको क्या कहा जाता है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोज किया जिससे हमारा डेटा का लॉस हुआ नहीं। बच्चों क्या आपको लगता है कि 4 ही नॉर्मल फॉर्म है, नहीं, आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF, उसके बाद आता है फोर्थ NF, फिफ्थ NF, आगे आता रहता है। तुम्हारा सिलेबस अच्छा है BCNF तक की, लेकिन आगे जाके क्या करना पड़ता है पता है, ये प्रॉब्लम आता है, क्या ज्यादा तोड़ने में कौन सा प्रॉब्लम आता है, आपका डेटा चला जाता है, इसलिए उसको फिर करना पड़ता है डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन मतलब क्या, तोड़े हुए को फिर से क्या करोगे, जोड़ोगे, पहले तोड़ा फिर से जोड़ा, लेकिन तुम्हारा अच्छा आधा ही है, लेकिन आगे क्या आता है ये भी हमने पढ़ा है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, फिर लास्ट में क्या आता है, चेक करो कि डिकम्पोजिशन कैसा है, लॉसी है कि लॉसलेस है, फिर अगर लॉस हो रहा है तो उसको फिर से क्या करो, जोड़ो, बहुत सारे रामायण होते हैं, राइट? ओके, सो बच्चों समझ में आ गया, वेरी सिंपल। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या देखना है, स्टेप नंबर 1 फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना हो, तो क्या करो, उसको तोड़ दो, उसको अलग ले लो। जो जिसने रूल तोड़ा बोला था दोनों मिलके उसको डिटरमाइन करें, जिसने रूल तोड़ा उन दोनों को क्या कर दो, अलग कर दो, राइट? ओके बच्चों क्या लिखा गया, एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी इज द एम ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सभी नॉर्मल फॉर्म का एम क्या है, रिडंडेंसी को घटाना, राइट? अच्छा देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्या लिखा है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या नहीं होना पड़ेगा, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना पड़ेगा, राइट? क्या बच्चों ये टेबल को, ये दोनों टेबल को हम कह पाएंगे कि ये दोनों किस में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? ये दो टेबल होगा उसको हम बोलेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, यस, क्योंकि ना तो इसके अंदर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इसमें कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट दिख रहा है आपको, कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट दिख रहा है, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। क्या इसके अंदर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, नहीं है, इसलिए कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। समझ में आया? ओके अब हम जा रहे हैं कौन सा नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं नहीं तो बेहोश हो जाओगे। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बच्चों
हमने क्या होना पड़ेगा, टेबल पहले किस पे, थर्ड स्टैंडर्ड में जाने के लिए पहले उसका क्या किस पे होना जरूरी है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए उसको किस में जरूरी है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना, राइट। दूसरा, टेबल मस्ट नॉट कंटेन व्हाट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, राइट। ओके, अगर ये दोनों टेबल, ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो हम उसको किस में कहेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है ऐसा हम कहेंगे, राइट। तो बच्चों देखो, पहले क्या होना जरूरी है, टेबल मस्ट बी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये टेबल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना तो इसमें क्या है कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ना तो इसमें अंदर क्या है मल्टीपल एट्रीब्यूट नहीं है ना, तो इस कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे ना तो कोई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि बच्चों एम्प्लॉय आईडी एक ही प्राइमरी की है ना। बच्चों पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम क्या होता है, जब दो जन मिलके कैंडिडेट की बनते तब उसमें से एक निकल के चीटिंग करता है ना, राइट। ये अकेला बेचारा क्या चीटिंग करेगा, इसका ही सब कुछ है, ओके। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये टेबल कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, राइट। पता चला कैसे चेक करते हैं, ओके। ओके बच्चों, अब हम सेकंड कंडीशन, अगर हमको पता चल गया नॉर्मल फॉर्म में, हम सेकंड कंडीशन में जाते हैं बच्चों। सेकंड कंडीशन क्या है, टेबल मस्ट नॉट कंटेन व्हाट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमको पता है ना, ए टू बी हो और क्या हो, बी टू सी हो, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ए टू सी भी होगा। बच्चों यहाँ पे ए का प्राइम एट्रीब्यूट होगा, ए कैसा एट्रीब्यूट होगा, प्राइम। बी क्या होगा, नॉन प्राइम। यहाँ पे बी क्या है, नॉन प्राइम। सी क्या है, नॉन। ये भी दोनों सेम है। बच्चों प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, ए से ये प्राइम एट्रीब्यूट हो और बी क्या है तुम्हारा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। ए क्या है तुम्हारा प्राइम एट्रीब्यूट है, बी तुम्हारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, सी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। बच्चों और इसकी वजह से क्या बन जा रहा है तुम्हारा, ए टू सी हो जा रहा है ना, ए टू बी, ए टू बी टू सी, तो क्या हो जा रहा है, ए टू सी। ये दोनों होंगे तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गया ना, ये होना नहीं चाहिए। अगर इसको आप निकाल देते हो तो आप क्या बोलोगे, टेबल कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। देखो बच्चों कैसे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट आईडी दोनों को क्या कर रहा है बच्चों, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का आईडी यूनिक है, राइट। तो ये एम्प्लॉय नेम को आइडेंटिफाई कर लेगा ना, क्योंकि एम्प्लॉय का डिटेल है, हाँ। और प्रोजेक्ट आईडी को भी, कि ये एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट आईडी से काम कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय अलग एक प्रोजेक्ट आईडी से काम कर रहे होंगे, राइट, हाँ। तो नहीं, हर एक एम्प्लॉय है, कोई एक प्रोजेक्ट आईडी से काम कर रहे हो तो एक ही प्रोजेक्ट आईडी में 3 जन भी काम कर सकते हैं ना, हाँ? तुम कोई कॉमन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो, लेकिन ये यूनिक होगा। मतलब क्या यूनिक होगा, ये इजीली किसको आइडेंटिफाई कर लेगा, प्रोजेक्ट आईडी को भी आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय का डिटेल है। प्रोजेक्ट आईडी किसका डिटेल है, एम्प्लॉय का डिटेल, एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट से काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन बच्चों क्या नहीं होगा, एम्प्लॉय आईडी से प्रोजेक्ट नेम का कोई संबंध, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट नेम को कर सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम के बीच में एक संबंध है कि नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट का आईडी ही तो प्रोजेक्ट का नेम होता है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने को मिल रहा है, ओके। कौन सा वाला, प्रोजेक्ट आईडी टू प्रोजेक्ट नेम। क्या बच्चों यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट नेम के बीच में नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, सारे यूनिक है। ये भी लिख सकते हैं ना, एम्प्लॉय आईडी टू प्रोजेक्ट नेम भी लिख सकते हैं, यस और नो। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, सारे यूनिक है, तो ये कोई दिक्कत है नहीं, राइट, हाँ, ओके। लेकिन हमारे बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, इसका प्रॉब्लम है, किसका, जो प्रोजेक्ट आईडी ने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट नेम को आइडेंटिफाई कर लिया, ये प्रॉब्लम कहाँ का है, प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम। क्योंकि मतलब बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम ए टू बी का नहीं, प्रॉब्लम क्या है, बी टू सी का। बी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होकर दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर दे रहा है। क्या बी क्या है, बी के औकात नहीं, बी कौन सा एट्रीब्यूट है, नॉन, लेकिन वो खुद किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये प्रॉब्लम यहाँ पे बी टू सी का, ए टू बी का इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी टू सी का इशू है, क्योंकि बी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब हमको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या चेक करना है, कोई भी ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो और वो मिलके किसको आइडेंटिफाई कर लिया, और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को कर लिया, है ना। बच्चों प्रोजेक्ट आईडी क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट, क्योंकि हमें प्राइमरी की क्या है, तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी से बच्चों प्रोजेक्ट आईडी भी कर सकता है और प्रोजेक्ट नेम को भी कर सकता है, ओके। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ से फंक्शनल डिपेंडेंसी हो रहा है। देखो एम्प्लॉय आईडी टू तुमने क्या किया, प्रोजेक्ट आईडी किया, और प्रोजेक्ट आईडी टू क्या हुआ, प्रोजेक्ट नेम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी टू प्रोजेक्ट नेम हो गया ना, है कि नहीं। एम्प्लॉय आईडी टू प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी टू प्रोजेक्ट नेम, इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी टू प्रोजेक्ट नेम, यस सर नो। तो बेटा ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये होना नहीं चाहिए, मतलब ये अलाउड नहीं है। किसको हम तोड़ देंगे बेटा, प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम को क्या कर देंगे, एक अलग टेबल में ले लेंगे। बट क्या तो फिर क्या है, प्रोजेक्ट आईडी यहाँ से हट जाएगा क्या, एम्प्लॉय टेबल से, नहीं, वो तो रहेगा,
कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट आईडी में काम कर रहा है वो तो रहना जरूरी है ना, राइट। तो लेकिन खाली ये दो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कि ट्रांसिटिव, इसके वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी हो रहा है, इसके वजह से हम उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? ये इसका कोई इश्यू नहीं था। क्या देखना है हमें ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी के लिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और इस साइड में क्या, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यहां पे देख रहे हो ना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये भी क्या है, प्राइम अगर बच्चों, राइट, ओनली प्राइम हो और यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। बच्चों देखो प्रॉब्लम क्या होगा B2C में, जब यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो और यहाँ पे भी क्या हो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में बच्चों क्या हो रहा था, यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट हो रहा था और यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो रहा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली रखा, प्राइम को रखा, ओनली प्राइम, ओके, राइट। तो ये अगर होगा तो आप उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो एम्प्लॉय आईडी टू प्रोजेक्ट आईडी है, एम्प्लॉय आईडी टू प्रोजेक्ट आईडी हो रहा है, और प्रोजेक्ट आईडी टू क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट नेम हो रहा है। इसका मतलब एम्प्लॉय आईडी टू प्रोजेक्ट नेम हो जाएगा ना, कौन सा डिपेंडेंसी हो जाएगा, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से हुआ, क्योंकि ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था और प्रोजेक्ट आईडी भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और प्रोजेक्ट नेम भी क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे कौन है बचा, हमारा मेन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, राइट बच्चों। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये आपने देखा है प्राइम एट्रीब्यूट तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है तो कौन सा डिपेंडेंसी बनता है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बनता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये अकेला है ना, ये क्या है, ओके, दो होता है तो प्रॉब्लम होता है ना, दो होता है, तीन होता है तब पार्ट चल, मतलब अकेला निकल के किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे इशू नहीं है, दिस इज नॉट ए पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, दिस इज, क्योंकि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, हम तो यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करें। तो दिस इज नॉट एन इश्यू बच्चों, प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो तो इश्यू नहीं है। लेकिन तुम्हें ये इश्यू कब होता है, जब प्राइम एट्रीब्यूट किसका हो, एक कैंडिडेट की का एक पार्ट हो, तब उसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियल क्यों बोल रहे बेटा, क्योंकि पूरा नहीं गया, उसमें से एक पार्ट निकल गया। तो यहाँ पे तो पार्ट निकलेगा नहीं क्योंकि एक ही है, राइट। यहाँ बच्चों तो इसका कोई इश्यू नहीं, इश्यू किसका हो रहा है, इसका, क्योंकि ये भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी क्या है, एक नॉन प्राइम। यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखते वक्त ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी कैसे चेक करोगे बेटा, तुम्हें किसको ध्यान करना है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन, क्योंकि तुम्हें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देख चुका है, कौन सा वाला, प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहाँ देख लिया तुमने, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन। तो हमने देखा ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, उनके बीच में संबंध है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, देखो प्रोजेक्ट, तो इनको हम क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। देखो अलग टेबल में लेके आके बेटा, देखो प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम को अलग लेके आएंगे नहीं, और यहाँ पे किसको रखे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट आईडी को रखना पड़ेगा ना, ये प्राइमरी की बनेगा और ये क्या बनेगा, फॉरेन की। इसमें बच्चों कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा, देखो कोई डेटा लॉस हो रहा है क्या, मुझे जानना है 5 नंबर का प्रोजेक्ट नेम क्या है, 5 नंबर जो आईडी है वो 5 नंबर का एम्प्लॉय आईडी है वो कौन से प्रोजेक्ट नेम के साथ काम कर रहा है। तो बच्चों कहाँ जाओगे तुम, फ्रांस का प्रोजेक्ट आईडी क्या है 789 और 780 का नाम क्या है, जेड, यानी पता चल जाएगा ना 5 नंबर का एम्प्लॉय आईडी कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो जेड प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कोई डेटा का लॉस हुआ नहीं। समझ में आया, जो क्रिएट कर रहा है इश्यू उसको तोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे इश्यू कौन क्रिएट कर रहा था, प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे तो उनको हमने दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, इसको अलग, इसको कहां से नहीं अलग कर देना, एम्प्लॉय टेबल से ना करने, तो एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट आईडी में काम कर रहा है वही रिलेशन चला जाएगा, लॉसी हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। देखो बच्चों वही क्या गया, ओके बच्चों। और देखो अभी क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्यों कर रहे हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्यों जा रहे हैं। देखो ये डेटा रिपीट हो रहा है ना बच्चों, है कि नहीं। एक्स के लिए देखो जहां जहां पे भी अगर बच्चों 50 एम्प्लॉय एक्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो ये नाम बार 50 का इसके लिए आएगा ना, x123, हाँ x123, x123, क्योंकि वो सेम ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो सबका प्रोजेक्ट आईडी सेम होगा। हाँ बच्चों 100 जन, तो तुम्हारे 1000 जन क्या कर रहे हैं, बीसीए में पढ़ रहे हैं, तो 1000 लोगों का सेम आएगा बीसीए का कोर्स, मतलब जो कौन सा जो प्रोग्राम आईडी। हाँ 2000 लोग क्या कर रहे हैं, मान लो कि और कोई कोर्स कर रहे हैं, 200 लोग बीकॉम कर रहे हैं तो 200 लोगों का कॉमन आएगा, उससे बेटर क्या करो उनको अलग अलग, राइट। सो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये टेबल क्या होगा, ह्यूज डेटाबेस, दिस विल बी लीड टू वेस्ट ऑफ स्टोरेज, क्योंकि ये सब क्या होगा, रिपीट होगा, रिडंडेंसी होगा, उससे स्टोरेज हमारा वेस्ट होगा, इसलिए हम क्या करते हैं उसको तोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। थर्ड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी बेटा, पहले क्या होना पड़ेगा,
टेबल सेकंड, यहाँ पे पहले ये वाला देखना, नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना पड़ेगा। सेकंड क्या, उसके अंदर क्या नहीं होना पड़ेगा, ट्रांसलेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जा रहे हैं, दो की बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्या है बेटा, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF, राइट। बच्चों BCNF सिंपल क्या बोल रहा है, पहले तो देखो किस में होना पड़ेगा, टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना पड़ेगा। और साथ ही साथ बच्चों जितने भी हम यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे ना, खाली लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड एवरी फंक्शनल कैंडिडेट की होना पड़ेगा या तो सुपर की होना पड़ेगा, खाली इतना ही देखना। लेफ्ट हैंड साइड क्या होना पड़ेगा, कैंडिडेट की या तो सुपर की। समझ में आ गया। बाकी बच्चों थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो हमको पता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब होता है, पहले उसके लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना पड़ेगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फिगर है कि नहीं, इसे सब आ गया, देखो एक ही फिगर में सब आ चुका है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नो कंपोजिट नो मल्टीपल। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए फर्स्ट होना जरूरी है और क्या नहीं होना पड़ेगा, पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड में होने के लिए सेकंड में होना जरूरी है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बच्चों पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या कर रहा होगा, सॉरी नॉट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, यानी प्राइम एट्रीब्यूट किसको आइडेंटिफाई कर रहा होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। बच्चों यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट नाम बोल के क्या बोलना सही है, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, कैंडिडेट का कोई पार्ट आके पार्शियल आके क्या नहीं करना चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना नहीं चाहिए। बच्चों ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में हम क्या देखते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होके क्या कर रहा है, और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर दे रहा है, जो कि अलाउड नहीं है, इसको हमने निकाला यहाँ पे। और थर्ड नॉर्मल में BCNF में होने के लिए क्या जरूरी है, खाली हम हर एक क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, स्ट्रिक्टली क्या होना पड़ेगा, या तो कैंडिडेट की या तो सुपर की। पर जो कैंडिडेट की है हमको पता है, प्राइमरी की भी कैंडिडेट की है, राइट। और सुपर की मतलब क्या, एक की और एक्स्ट्रा भी ऐड कर दो एक कॉलम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है फर्स्ट स्टेप। और एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द टेबल शुड बी इन दिस फॉर्म। क्या, लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्स जो है वो क्या होना जरूरी है, या तो कैंडिडेट की होगा या तो सुपर की होगा। ओके बच्चों देखो यहाँ पे एक टेबल दिया है। ओके बच्चों स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट ये दोनों मिलके किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टीचर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। हाँ देख रहे हो ना, ये यूनिकली बच्चों खाली स्टूडेंट लेंगे तो नहीं होगा ना, खाली स्टूडेंट लेंगे तो नहीं होगा। देखो ये दोनों जब मिल जाएंगे XYZ डेटाबेस तो टीचर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। बच्चों यहाँ पे देखो टीचर ने किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को। टीचर बच्चों सब्जेक्ट को कर पा रहा है क्या, MNO, हाँ MNO डेटाबेस कॉमन है, PQR STU STUC अलाउड है ना, क्योंकि अलग अलग हो रहा है। ओके तो ये भी क्या है, एक वैलिड है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान रखेंगे कि हाँ ये सारे लेफ्ट हैंड साइड के क्या होना पड़ेगा, कंप्लीट कैंडिडेट की होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, कंप्लीट कैंडिडेट की। तो स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट ये दोनों क्या है, कंप्लीट कैंडिडेट की है, ये सब नो। स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है, कैंडिडेट की है ना, दोनों मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। ओके नेक्स्ट तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। हाँ ये बच्चों ये भी क्या है, टीचर जो है उसका क्या होना जरूरी है, प्राइम। बच्चों टीचर क्या स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है क्या, MNO ABC PQR ABC है ना, ये यूनिक है ना। हाँ बच्चों लेकिन देखो MNO ABC और MNO क्या हो गया, XYZ हो गया। मतलब टीचर यहाँ पे टीचर टू सब्जेक्ट क्या नहीं है बेटा, ये क्या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का जो टीचर है वो क्या नहीं है, कैंडिडेट के नहीं है। तो ये वाला तुम्हारा अलाउड नहीं, ये वाला बच्चों बराबर है कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट टीचर दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट और सब्जेक्ट ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, प्राइमरी की। मैंने क्या बोला, अगर दो फंक्शनल डिपेंडेंसी जितना भी दिया है लेफ्ट हैंड साइड को खाली फोकस करना है, सारे क्या होना पड़ेगा, कैंडिडेट की होना जरूरी है। तो ये कैंडिडेट की पास हो गया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कैंडिडेट की है, दोनों मिलके बच्चों निकले। लेकिन अकेला टीचर किसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, सब्जेक्ट, इसलिए ये वाला अलाउड नहीं है, राइट। देखेंगे आगे, देखो ये तो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है, सारे में है, राइट। हाँ यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि टीचर वाला क्या नहीं हो रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा वाला, टीचर वाला बच्चों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट। ओके तो ये इसलिए टीचर वाला बच्चों अलाउड नहीं है, देखो क्लोज कर दिया गया उसको। हाँ जो अलाउड नहीं क्या करो, उसको ब्रेक कर दो। टीचर सब्जेक्ट अलाउड नहीं है क्योंकि टीचर वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या नहीं बेटा, क्या नहीं है, कैंडिडेट की नहीं है या तो सुपर की नहीं है। इसके वजह से इसको हम क्या करें, ये वाला तो बराबर है, ये वाला क्या है, बराबर है। इसलिए बच्चों इसको क्या करेंगे इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, जिसमें हम टीचर और सब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक रिलेशन, दो टेबल बनाएंगे ना, R1 और R2 टेबल है तो कोई भी दो टेबल R1 R2 बोल से रिलेशन 1 रिलेशन 2, TS को एक अलग डाल देंगे, राइट। बच्चों और एक में क्या डालना पड़ेगा, स्टूडेंट सब्जेक्ट खाली डालेंगे क्या, नहीं टीचर को भी लेना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों में संबंध बनेगा, है ना, ये सर नो। तो देखो यहाँ पे लिया बेटा स्टूडेंट टीचर
ओके, स्टूडेंट टीचर लिया और क्या लिया बेटा? टीचर सब्जेक्ट, क्योंकि टीचर से आप सब्जेक्ट कर सकते हो ना, तो यहाँ पे लेने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर से हमें क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ बच्चों स्टूडेंट सब्जेक्ट दोनों ये तीनों को लेने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि टीचर किसको आइडेंटिफाई करता रहा? सब्जेक्ट को, तो इसीलिए हमने टीचर सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे क्या लिखा? स्टूडेंट और टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट से क्या, टीचर से क्या मिल जा रहा है? सब्जेक्ट मिल जा रहा है ना, तो यहाँ पे कोई हमें लॉस नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। क्या रूल है? लेफ्ट हैंड साइड के सारे क्या होने पड़ेंगे? कैंडिडेट के या तो सुपर की, जो नहीं है उसको तोड़ के अलग कर दो। ओके, सो हियर विद वी हैव कंप्लीटेड व्हाट? नॉर्मलाइज।